Hello guys, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's start. Okay, so आज हम रजिस्टर्स इसके बारे में कुछ चीजें देखेंगे. So first of all क्या क्या पता है वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं. तो रजिस्टर्स पहली बार सुना, पहले सुन रखा है? बोलो बोलो. तो ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, सिंबल ओम होता है, इसके अलावा कुछ? Am I audible? सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है तो बताओ. सर. रजिस्टर लाइक आपका लाइक वोल्टेज अगर लाइक हाई रहेगा तो उसके लिए लो करने के लिए क्या क्या फिर से रिपीट करो. सर लाइक फॉर अ डिवाइस की मान लो आपका एलईडी है, हम्म. वो बर्न आउट ना हो उसके लिए रजिस्टर यूज किया जाता है. बट रजिस्टर लगाने से होता क्या है फिर? सर लाइक द वोल्टेज विल गो डाउन. ठीक है, तो वोल्टेज को डाउन में ड्रॉप कर देता है. ठीक है, तो एक हो गया रजिस्टर का काम कि वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है. और कुछ? 9, 10, 11, 12 जितना भी पढ़ा फटाफट रिपीट कर लो, तो हम उसके आगे की बात करेंगे. पर So 2 minutes sir, I'm returning from college sir. I'm wait. क्या सुनाई I नहीं had दिया? class. Sir, I had class till 6. I'm returning. ठीक है, तो जैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है वैसे ही करंट को भी लिमिट कर देता है. बोथ थिंग्स आर कोरिलेटेड, और ये रिलेशन हमने वो ओम्स लॉ के फॉर्म में पढ़ा था, V इक्वल टू आई. ठीक है, इसके अलावा कुछ पता है रेजिस्टेंस के बारे में? टाइप्स भी होते हैं कुछ? ठीक है, तो अब बाकी चीज प्रैक्टिकली करते हैं. तो लेट्स से ये एक डिवाइस है. क्या है ये? डायोड. और अब एलईडी. एलईडी. ठीक है, इस एलईडी को ग्लो करना है, और बैटरी है 9 वोल्ट की. मैंने यहाँ बैटरी भी ड्रॉ कर दिया, ये 9 वोल्ट की बैटरी थी. डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो शॉर्ट कर जाएगा, लेकिन बंद हो जाएगी आपकी एलईडी खराब हो गई. यस सर. तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, ओवर करंट फ्लो होगा, एलईडी बर्न आउट हो जाएगा. तो अब जितना भी पता है उस हिसाब से हम लोगों ने एक रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, आर. ठीक है, तो V पता है 9 वोल्ट, आर की वैल्यू बतानी है. कैसे पता चलेगी? सर डायोड का मिनिमम कितना वो ले सकता है वो पता होना चाहिए इसके लिए. तो अब मतलब एलईडी यूज करने वाले हैं तो एलईडी के पैरामीटर्स पता होने चाहिए. यस सर. तो लेट्स से आप शिफ्ट हो जाते हैं क्रोम पे, कि हम लोग जो एलईडी परचेज करने वाले हैं वो ये वाली एलईडी है, 5 mm रेड एलईडी. ठीक है, ऐसे दिखती है. 5 mm इज द डायमीटर ऑफ द एलईडी. इसका अगर मैं करंट रेटिंग फिगर आउट कर लूँ तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा वो बता रहा होगा. यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज वेरी बेसिक 5 mm रेड एलईडी, 2 वोल्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है और करंट इज 20 मिली एम्पियर. एक दिन डायोड आएगा, डायोड में हम ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट करंट रेटिंग 20 मिली एम्पियर लिखा हुआ है. फिर नीचे और देख लेते हैं हाउ मेनी एम्प्स डज अ 5 mm एलईडी यूज. तो इस पे अगर हम देखेंगे तो जनरली मैक्स रेटिंग इज 20 मिली एम्पियर. उससे ज्यादा तुम 30 तक भी लेके जा सकते हो, बट धीरे धीरे वो हीट होने लगेगा. ठीक है, तो सजेस्टेड विल बी लाइक उससे थोड़ा कम यूज करो. किसी एक का और आंसर, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक किसी एक वेबसाइट या किसी एक बंदे के आंसर पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल जगह क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ. यहाँ 20 मिली एम्पियर लिखा हुआ था,
यहाँ पर 20 भी लिखा है, 30 भी लिखा है, और फिर नीचे और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 20 मिली एम्पियर लिखा हुआ है। तो 3 डिफरेंट वेबसाइट से हमने क्रॉस चेक कर लिया, तो मोस्टली कॉमन रेटिंग यही होगी, है ना। एंड यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल टिपिकली 20 मिली एम्पियर है, तो आइडियली 15 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर दिया तो इट विल बी मच मोर बेटर, मतलब उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे होगे, राइट, लिमिट्स को। तो 20 या 30 मिली एम्पियर इज द मैक्स रेटिंग। तो सेफ साइड लेट्स से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 10 मिली एम्पियर, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो अब अगर हमें ये पता चल गया, रेजिस्टेंस तो अभी भी नहीं पता है, करंट की वैल्यू पता है 10 मिली एम्पियर, तो अब रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? ओम्स लॉ के साथ कर सकते हैं। हाँ, ओम्स लॉ के हिसाब से व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर? 900 सर आएगा। 9 डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पियर कितना आएगा? अराउंड 900। 9 डिवाइडेड बाई 10 मिली एम्पियर, मिली पर गया, किलो में कन्वर्ट हो गया, अभी भी 10 नीचे है, यू कैन से 0.9 किलो ओम्स या फिर 900 ओम्स। सही है। तो अब तुम क्या करोगे? एलईडी खरीद के लाओगे, बैटरी 9 वोल्ट की मिलती है मार्केट में, वो खरीदा और फिर 900 ओम्स का रेजिस्टेंस खरीदा और सीरीज में कनेक्ट कर दिया और चल जाएगा, है ना। हाँ या ना? तो अब कुछ प्रैक्टिकल पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल 9 वोल्ट की बैटरी कभी भी एग्जैक्टली 9 वोल्ट पे नहीं होगी, जब नया नया खरीद के लाओगे वो मे बी 11 मे बी 12 वोल्ट हो, ठीक है, और धीरे धीरे डिस्चार्ज होकर इट विल गो अप टू 6-7 वोल्ट, उसके बाद ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में यहाँ पर हो सकता है कि 9 वोल्ट की जगह 11 वोल्ट हो, अगर 11 वोल्ट दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1.1 किलो हो जाएगी, 0.9 किलो ओम की जगह 1.1 किलो ओम, इफ द वोल्टेज इज मोर। ये समझ में आया? फर्स्ट थिंग, थ्योरेटिकली हमने 10 मिली एम्पियर तो ले लिया था, ठीक है, तो 10 मिली एम्पियर हमने थोड़ी कम वैल्यू ली थी, कम वैल्यू सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि लेट्स से अगर इसकी मैक्सिमम रेटिंग 20 मिली एम्पियर होती और तुम 9 वोल्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते और वो लगाते, बट समहाउ जब नई बैटरी खरीद के लाते और उसका वोल्टेज ज्यादा होता तब ज्यादा करंट फ्लो होता, एलईडी पे लोड आता, एलईडी हीट होती, चीजें खराब हो जाती, ठीक है। ऐसा ना हो इसलिए हमने उसकी जो मैक्सिमम रेटिंग थी उससे कम रेटिंग के हिसाब से सारा का सारा कैलकुलेशन स्टार्ट किया, सो दैट हमारे पास थोड़ा अपर मार्जिन हो और थोड़ा लोअर मार्जिन भी हो। फॉर एग्जांपल ये एलईडी 1 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा ना तो भी ग्लो करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं ग्लो करेगी। 10 मिली एम्पियर में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है, 10-20 में थोड़ी और ज्यादा होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएट करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे तो तुम डिफरेंशिएट करके बता पाओगे, बट 1 और 10 में काफी डिफरेंस होने वाला है। तो हमने 1 भी नहीं लिया था, 10 लिया था, सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस मिल जाए, प्लस हमारे पास थोड़ा अप और डाउन का बफर हो कि बैटरी डिस्चार्ज होकर 7 वोल्ट पे चली गई तो भी कुछ लेट्स से 7 मिली एम्पियर ग्लो रहा है तो भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट होगा जिसकी वजह से एलईडी अच्छे से ग्लो होती है, ठीक है। तो ये पहला पैरामीटर जो प्रैक्टिकली चेंज होने वाला है। सेकंड पैरामीटर एक जो प्रैक्टिकली चेंज होगा, मान लो तुम्हें यही मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि एग्जैक्ट 9 वोल्ट की बैटरी मैंने दे दी, या फिर बैटरी नहीं थी, मैंने तो 9 वोल्ट का कहीं से सोर्स दे दी, 9 वोल्ट का अडाप्टर जिससे 9 वोल्ट आ रहा है और ये एलईडी है जिसके अक्रॉस 10 मिली एम्पियर फ्लो करवाना है, तब तो ये 100% आंसर सही है ना। ये कांस्टेंट कर दिया, ये कांस्टेंट कर दिया कि 10 मिली एम्पियर फ्लो करवाना है, मैंने अडाप्टर से बैटरी डिस्चार्ज होगी, बैटरी का वोल्टेज कम ज्यादा होगा, अडाप्टर का तो कांस्टेंट रहेगा, तो अडाप्टर अगर दे दिया 9 वोल्ट का तो कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, तब ये कैलकुलेशन वैलिड है, तब तुम बोलोगे 900 ओम्स, ठीक है। अब इसमें एक पैरामीटर और है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, यहाँ पर तुमने जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है थ्योरेटिकल वैल्यू है, हो सकता है मार्केट में 900 ओम्स वाला रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पे एक और लॉजिक लगाना है कि व्हाट इज द नेक्स्ट फिजिबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज अवेलेबल, जो भी हमने कैलकुलेशन किया है उसके अराउंड। तब अगर तुमसे मैं ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछूंगा तो यहाँ पे आने के बाद मोस्टली लोग आंसर देंगे यहाँ तक, सबको यहाँ तक की नॉलेज है, V इक्वल टू IR, तब बोलेंगे 0.9 किलो मतलब 900 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ आंसर हो गया। सेकंड लेवल ऑफ आंसर होगा जहां पे तुम ये ऐड करोगे कि 900 ओम तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है नहीं, 820 ओम्स आता है या फिर 1 किलो ओम आता है, वो दोनों में से कोई एक यूज कर लो, और इन दो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने की वजह से अब करंट 10 मिली एम्पियर नहीं फ्लो होगा, या तो 9 मिली एम्पियर फ्लो होगा या तो
11 मिली एम्पियर फ्लो होगा लेते हैं। इन दोनों में से भी एलईडी का काम चल जाएगा, एलईडी खराब नहीं होगी, ठीक है। ये सेकंड लेवल ऑफ आंसर हो जाएगा। और थर्ड लेवल ऑफ आंसर में तुम ये लॉजिक भी बताओगे कि मैंने 10 मिली एम्पियर करंट इसलिए चूज किया था सो दैट दिस हैपन, ठीक है। इट विल बी बेटर कि हम 1 किलो ओम ना चूज करें। तो मतलब लेट्स से अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन में बोला होता कि 10 मिली एम्पियर करंट फिक्स्ड है, तब तुम्हारा सिलेक्शन विल बी लाइक कि 820 ओम चूज कर लेना चाहिए 1 किलो ओम के बजाय, ठीक है। सॉरी नहीं, 1 किलो ओम चूज कर लेना चाहिए 820 ओम के बजाय। क्यों? क्योंकि 1 किलो ओम चूज करोगे तो करंट थोड़ा सा कम फ्लो होगा। 820 ओम चूज करोगे तो 10 मिली एम्पियर जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा। जब 10 मिली एम्पियर की लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हो सकता है डिवाइस को मैक्सिमम लिमिट हो, खराब हो गई हो, तुम्हें अगर ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी। तो 1 किलो ओम का आंसर देने के बाद तुम सीधे बोल सकते हो कि आपने 10 मिली एम्पियर बोला था, मैंने 1 किलो ओम सेलेक्ट किया तो 9 मिली एम्पियर फ्लो होगा, उससे डिवाइस खराब नहीं होगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड लेवल ऑफ प्रैक्टिकल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे एक्सपोजर पे डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितना नॉलेज, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर तुमने कभी किया ही नहीं, तुम कभी मार्केट गए ही नहीं रेजिस्टेंस खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ आई गो हियर एंड mixer.in ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम लोग की किट mixer.in से आएगी, तो वहां पे जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मान लो ये दुकान है जहां से तुम खरीदने वाले हो। अब यहाँ पे अगर 900 ओम का रेजिस्टेंस है नहीं, तो 900 ओम सर्च करके देखते हैं, कुछ नहीं है, 900 ओम नहीं है, ठीक है। अगर मैं 820 सर्च करूं तो 820 ओम का रेजिस्टेंस 820 ओम 820 ओम का रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर दुकान में 900 ओम का रेजिस्टेंस मिलता ही नहीं है तो ऑब्वियसली तुम वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते जिसमें 900 ओम का रेजिस्टेंस हो, या फिर 820 ओम इसके साथ तुम्हें 80 ओम्स लगाना पड़ेगा। 80 ओम अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो फिर से 80 ओम नहीं मिलने वाला, तो कोई और फिर 2-3 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बी लाइक कि 80 ओम अगेन स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, आई थिंक 81 ओम्स का होगा, ठीक है। तो अगर 81 ओम का ओम मिल रहा होगा तो वो तो 81 ओम का भी नहीं मिल रहा है। तो अब 820 ओम्स प्लस 100 ओम्स को तुम यूज करके 920 ओम बना सकते हो। तो ऐसे तुम कंस्ट्रक्ट करोगे आंसर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में। ये पोटेंशियोमीटर है, रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा 100 ओम्स का, 100 इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। तो मतलब अब तुम्हारे पास ऐसे वेरिएशन ऑफ आंसर्स होंगे कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। जब तुम ये लाइन बोल दोगे तो आधा गेम वहीं खत्म किया, ठीक है। अब तुमने बता दिया कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है, और अब तुम अपनी लेवल के हिसाब से बताओगे कि हमारे पास ऑप्शंस है कि 820 ओम्स के साथ 100 ओम लगा लो और 920 ओम्स यूज कर लो, ठीक है। या फिर 820 ओम्स के साथ 51 लगाओ और 33 लगाओ और जो भी टोटल आ रहा है वो यूज कर लो, या फिर डायरेक्टली 820 ओम्स यूज करो, बट इस केस में करंट ज्यादा हो जाएगा। तो इट विल बी बेटर कि 1 किलो ओम यूज कर लेते हैं, करंट कम होगा। तो जब तुम ये सारी बातें करोगे तब समझ में आए बेसिकली दिस इज व्हाट विल बी द डिजाइन थिंकिंग, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट डिजाइन करते टाइम तुम्हें ये सारी नॉलेज का एप्लीकेशन फील होने लगेगा। जब पहली बार बनाओगे और ये सब नहीं है तब यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। और तब तुम्हें ये सारी लर्निंग होंगी मे बी, ठीक है। और जब तुमने पहले ही ये प्रैक्टिकल कर लिए होंगे, अगर मान लो तुम लोग कर लेते खुद से, तब मे भी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाता कि ये सारी चीजें होती। तुम दुकान पे जाते हो और दुकान में बोलते कि भैया 900 ओम का रेजिस्टेंस दे दो, ठीक है। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ आता नहीं है, जो नियरेस्ट वैल्यू है 820 ओम है या फिर 1000 ओम है। तब तुम अपना लॉजिक लगाते कि अच्छा हमने तो ये भी पढ़ रखा है ना रेजिस्टेंस के बारे में कि सीरीज और पैरेलल भी कुछ होता है कि सीरीज में लगाने से वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं। तो भैया एक काम करो 820 ओम और 100 ओम दे दो, 920 बन जाएगा। या फिर तुम्हें अब ये भी नहीं पता तो तुम बोलोगे 80 ओम दे दो, एक 820 का है, ठीक है। 820 का 80 का है क्या? वो बोलेगा 80 का नहीं है। तब तुम बोलोगे आसपास का कौन सा है और वो बता देगा कि 100 ओम का है, तुम 100 ओम ले लोगे। तो ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग होने वाली है, जब तुम सच में बनाओगे, मार्केट में निकल के खरीदते, तो ये सारी चीजें समझ में आती है। और इसका यूटिलाइजेशन होता है जब तुम प्रैक्टिकली प्रोडक्ट डेवलप करते हो, तो तुम्हें ये साइकिल पता रहती है कि प्रोडक्ट डेवलप करते टाइम ऐसा थ्योरेटिकली नहीं चलेगा कि इंटरनेट पे सर्च कर लिया 10 मिली एम्प मिल गया है, चलो प्रोडक्ट डिजाइन कर देते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में एक ही रेजिस्टेंस, तुमने सर्किट डिजाइन कर दिया जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए जगह है। तो अब क्या होगा, अब तो 820 ओम ही लगा सकते हो या फिर 1000 ओम ही लगा सकते हो। बट अगर डिजाइन करते टाइम तुम्हें और एक्यूरेट बनाना था, तब तुम्हारे पास ऑप्शन था। डिजाइन करते टाइम तुमने दिमाग लगा लिया, तुम्हें पता चल गया 900 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने के लिए हम एक 820 का लगाएंगे, एक 100 ओम का लगाएंगे, और अब तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा कि दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करने हैं, ठीक है। एलईडी के साथ एक 820 का, एक 100 ओम का। फंडा समझ में आ रहा है? एंड दिस इज हाउ द डिजाइनिंग विल चेंज। कंसेप्ट वही है थियोरेटिकल, तुम वोल्टेज और करंट ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हो, करंट को लिमिट कर रहे हो, बट फाइनली दिस इज व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग डिजाइनिंग। ये फंडा समझ में आया?
अभी हम जो भी कर रहे थे Yes, sir. प्रैक्टिकल कैलकुलेशन, अब इसमें एक लेवल और प्रैक्टिकलिटी है कि अभी ये सारी कैलकुलेशन करते टाइम हमने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि 10 मिली एम्पियर फ्लो होना चाहिए, सही है, करंट से कैलकुलेट कर लिया। करंट था, करंट सीरीज में सेम होता है एलईडी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, और हमने सब कुछ इग्नोर कर दिया। तो अब अगर तुम देखो इफ वी कैलकुलेट तो 9 वोल्ट, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लेट से 900 ओम ही ले लिया, और अगर करंट फ्लो रहा है 10 मिली एम्पियर, तो अगर तुम ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 9 वोल्ट, मतलब रेजिस्टेंस ने ही 9 वोल्ट को कंज्यूम कर लिया। तो एलईडी को कुछ मिलेगा क्या? 9 वोल्ट अगर 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 900 ओम के अगेंस्ट, तो पूरा का पूरा 9 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अभी मैंने ये जो चीज बोली कंप्लीटली फाइन, तुम्हें नहीं समझी बट तुम्हें बोलना पड़ेगा, ठीक है। आई एम कंसीडरिंग तुम लोग फर्स्ट ईयर वाले नहीं हो तो तुम्हें कुछ चीजें पता होंगी, फिर भी उस कंसिडरेशन के बाद भी बार बार मैं तुमसे ये पूछूंगा और तुम्हें हाँ या ना बोलना है। तो द फर्स्ट लर्निंग दैट यू हैव टू डू इज लाइक कीप टेलिंग कि मुझे नहीं आता, ठीक है। तो अब ये मैं 9 वोल्ट जो कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ ये क्या है, किसको नहीं समझा, क्योंकि जब तक तुम फ्रैंकली बोलना नहीं सीखोगे कि मुझे नहीं आता, तब तक तुम एक्सेप्ट ही नहीं करो, तो सीखने की जर्नी शुरू ही नहीं होगी। तो तीनों को पता है कि ये 9 वोल्ट है। So can you repeat like वो 9 वोल्ट like कैसे पैरेलल आप क्या क्या बोल रहे हैं उसका like पैरेलल क्या है 900 के? ठीक है, तो मैं बताऊं फिर से। Yes sir like जो आप हाँ। 900 बोल रहे हैं वो तो ठीक है like आपका सर्किट के अक्रॉस ठीक है बैटरी से 9 वोल्ट है, पर सिर्फ ये आपका रेजिस्टर के अक्रॉस सिर्फ 9 वोल्ट कैसे है, या आपने लगाया हाँ उसको भी एक्स्ट्रा ऐड ठीक करा है, है इसमें? तो अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ, है ना, कि हम लोग 9 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं। तो अब मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन थ्योरेटिकली की थी। तो अब मैं थ्योरेटिकल के हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन की थी उसमें एक पॉइंट और है जो हम गलत करते हैं, जो प्रैक्टिकल सिनारियो में कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 वोल्ट है, करंट हमने फिगर आउट करके पता कर लिया था कि हमारी एलईडी 10 मिली एम्पियर पे अच्छे से ग्लो करेगी। फिर हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और बोला 900 ओम्स, ठीक है। तो अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि 900 ओम्स ही सही, ठीक है। तो अगर ये किया, अब रेजिस्टेंस क्यों लगाया? सो दैट इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, करंट लिमिट हो जाए। ये दोनों चीजें साथ साथ होती है। क्यों साथ साथ होती है? क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। तुम करंट इंक्रीज करोगे फॉर अ फिक्स रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो इस मामले में अगेन बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है। दैट कंफ्यूजन इज लाइक कि यहाँ का वोल्टेज क्या है? ये वोल्टेज जो ये रेजिस्टेंस तुमने लिया है ना उसका वोल्टेज है। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है? अभी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने यही सर्किट बनाया, ठीक है। इस सर्किट के हिसाब से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना करंट फ्लो होगा जितना एलईडी के लिए होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट कॉमन होता है, ये पता है। एक ही बात अवेलेबल है, जितना भी करंट फ्लो होगा दोनों के थ्रू सेम ही सेम फ्लो होगा। तो अगर 10 मिली एम्पियर एलईडी के थ्रू फ्लो हो रहा है तो 10 मिली एम्पियर ही है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। तो अब अगर मैं ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूं कि करंट की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस कितना है 900 ओम्स। अब अगर तुम ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर -3, यहाँ पर 1 2 3 जीरो, ये मल्टीप्लाई होके बचेगा क्या 9। तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा 9 वोल्ट हो गया। तो पूरा का पूरा 9 वोल्ट अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया तो एलईडी के लिए कुछ बचा क्या? तो मतलब हम लोग की कैलकुलेशन में हमने एक और चीज अज्यूम कर ली थी। और क्यों अज्यूम की थी? क्योंकि चीजें सिंपल करने के लिए आज तक थ्योरेटिकली जितनी भी तुमने कैलकुलेशन की है वहां पर ये बोला गया है कि अज्यूम कर लो कि ये जो लोड है ना इसका वोल्टेज 0 होगा या कुछ खाएगा ही नहीं, इसे वोल्टेज चाहिए ही नहीं। ऐसा केस है क्या? आइडियल सर आइडियल उसको डायोड बोल दिया था हाँ, हमने पहले। आइडियल डायोड बोल दिया था, बट प्रैक्टिकली हमने जब यहाँ सर्च किया था तो हमें ये भी मिला था कि प्रैक्टिकली हमारी एलईडी को कितना वोल्ट लगने वाला है 2 वोल्ट, सही है। तो अगर अब मैं इस कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो अब मेरा प्रोडक्ट और बदल जाएगा। अब मेरा सर्किट कैसा बनेगा? अब मैं बात ऐसे शुरू करूंगा। तो अब मैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो अभी थ्योरेटिकल कर लीजिए, रेजिस्टेंस लगेगा, ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि बैटरी 9 वोल्ट की है और एलईडी को सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए। तो तुम वोल्टेज के टर्म्स में बोल लो 2 वोल्ट या करंट के टर्म्स में बोल लो 10 मिली एम्पियर। बट जब तुमने सिर्फ करंट अज्यूम करके कैलकुलेशन की थी
तो तुमने वोल्टेज इग्नोर कर दिया था। ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ, थोड़ी देर में बोलूंगा कि चल जाएगा, देखते हैं। बट अब अगर मैं वोल्टेज के टर्म्स में बोलूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर 9 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट एलईडी को चाहिए, तो रेजिस्टेंस को कितना वोल्ट कंज्यूम करना है? 7 वोल्ट। दोनों ऐड होकर 9 वोल्ट बैटरी के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, राइट? ये समझ में आया 2 वोल्ट और 7 वोल्ट का फंडा? यस सर, यस। ठीक है, तो अब अगर मुझे पता है कि इस रेजिस्टेंस को 7 वोल्ट चाहिए, करंट फ्लो हो रहा है 10 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब वोल्टेज अक्रॉस, थोड़ी देर पहले हमने जो V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाया था, वहां गलती क्या की थी? वहां हमने वोल्टेज लिया था बैटरी का, रेजिस्टेंस लिया था सिर्फ रेजिस्टेंस का, पूरे सर्किट का लिया था क्या? नहीं। ठीक है, तो तब के हिसाब से फॉर्मूला होना चाहिए था V इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी। जब तुम ऐसे कैलकुलेट करते तो सारी कैलकुलेशन सही हो जाती। तब हमने बोला था रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी क्या लेना, 0 कर देते हैं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ एलईडी एग्जिस्ट करता है कि वो 10 मिली एम्पियर नियरली 2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट तो कंज्यूम कर ही लेगा। तो अब हम वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कितना है ये कैलकुलेट करना है। तो हमें वोल्टेज पता है 7 वोल्ट, करंट पता है 10 मिली एम्पियर। अब अगर एक्चुअली निकालोगे तो अब तुम बोलोगे 700 ओम्स का रेजिस्टेंस लेना चाहिए। अगर हमने 700 ओम्स का रेजिस्टेंस लिया तो 9 वोल्ट बैटरी का 7 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, बचा हुआ 2 वोल्ट मिलेगा एलईडी को जो कि उसको चाहिए, और तब वो अच्छे से ग्लो करेगा। डिफरेंस समझ में आया? तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से, मतलब थ्योरेटिकली अगर तुमने 700 ओम्स का रेजिस्टेंस लिया, तब जाके एक्चुअली में एलईडी के अक्रॉस 10 मिली एम्पियर फ्लो होगा। पिछली वाली कंडीशन के हिसाब से अगर तुम लो तो तुमने बोला था 900 ओम्स, और एलईडी का अभी भी कुछ तो रेजिस्टेंस है, वो 2 वोल्ट तो कंज्यूम करेगा ही, मतलब यहां पर 7 वोल्ट आएगा, या फिर 2 वोल्ट से थोड़ा कम कंज्यूम करेगा क्योंकि तुमने रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा कर दी है। बट अभी टू मेक इट वेरी सिंपल, अगर मैं 2 वोल्ट ही रखूं तो यहाँ पे अब तुम अगर करंट कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 10 मिली एम्पियर नहीं फ्लो हो रहा है। कितना मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है? 7 वोल्ट डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, तो 7.7 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है अगर तुमने 900 ओम्स लगा दिया तो। बड़ा समझ में आया ये? अभी अभी जो किया ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, सर्किट बनाएंगे और हम 900 ओम के बजाय हम सीधे 1 किलो ओम लगा देंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा कितना फ्लो होना चाहिए? 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1000, 9 मिली एम्पियर। हम जब प्रैक्टिकली मेजर करेंगे तो वो नियरली 7 मिली एम्पियर आएगा, क्योंकि 7 वोल्ट तो यहाँ ड्रॉप होने वाला है और उसी के अक्रॉस से डिसाइड होगा कि कितना करंट फ्लो होने वाला है। तो अब ये प्रैक्टिकल कैलकुलेशन और समझ में आई। अब एक लेवल की और प्रैक्टिकलिटी ऐड हो गई कि हम कभी भी किसी भी कंपोनेंट का वोल्टेज को 0 नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि 0 होता है क्या? नहीं होता है। 0 वॉट बल्ब सुना है तुम लोग के घर में? 0 वॉट बल्ब है क्या? वो वाली लाइट जो रात में चालू रखते हैं, ये वाली, हाँ या ना? देखा है, सुना है? देखा है सर। ठीक है, तो इसे हम 0 वॉट बोलते हैं क्योंकि जब 100 वॉट के बल्ब आते थे उसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट ना के बराबर था। बट इफ यू लुक, इसकी रेटिंग में 0.5 वॉट तो कंज्यूम करता ही है। 0 वॉट जैसी कोई चीज होती नहीं है। 0 वॉट मतलब कुछ करंट नहीं, कुछ वोल्टेज नहीं, मतलब अगर तुम पावर दे ही नहीं रहे हो, कंज्यूम कर ही नहीं रहा है, तो कोई चीज फ्री में नहीं आती है, तो कोई एनर्जी मिलेगी भी नहीं, लाइट मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो अगर ये भी वोल्टेज ले रहा है तो इसकी कैलकुलेशन में भी ऐसा ही होने वाला है। तो एवरी कंपोनेंट विल कंज्यूम समथिंग और उसके हिसाब से प्रैक्टिकल सिनेरियो की वैल्यूज चेंज होंगी। और अब अगर मैं बोलूं कि इस एलईडी को एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस में ग्लो करना है जिसके लिए 10 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है, तो अगर मैंने एज एन इंटरव्यूअर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा होता तो तुम पूछते वोल्टेज कितना लेगा, और फिर मैं तुम्हें ये वैल्यू बताता और तब तुम कैलकुलेट करके बोलते कि 700 ओम लगाना चाहिए। और फिर इसके बाद और नॉलेज ऐड करते तुम कि 700 ओम ना स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, 680 ओम के रेजिस्टेंस आते हैं, वो लगा लेंगे, नियरली काम चल जाएगा। 10 मिली एम्पियर की जगह वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम है तो थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। बट आप बताइए कि सेफ है कि नहीं है? अदरवाइज हम 700 से थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंस ले लेंगे, या फिर 680 प्लस 10 ओम और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे और हमारा सर्किट ऐसा दिखेगा, 680 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, अब मैं तो बोल रहा हूँ कि 680 ओम, मान लो तुम्हें नहीं पता बट तुम्हें अब ये फंडा पता है, तो तुम बोल सकते हो कि सर हो सकता है कि 700 ओम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, बट उसके आसपास जो वैल्यू मिलेगी हम वो ले लेंगे, या फिर सीरीज और पैरेलल से 700 ओम का कॉम्बिनेशन बना लेंगे।
तो इतना भी बोल दिया तो भी चल जाएगा। इसमें तुम ऑनेस्टली बोल रहे हो कि मैंने नहीं चट्टा मारा है कि कौन कौन सी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। बट मुझे ये पता है कि 700 ओम स्टैंडर्ड नहीं हो सकता होगा, और नहीं हुआ तो सीरीज या पैरेलल से बना लेंगे, या फिर कोई भी नियरेस्ट वैल्यू लेके हम वो छोड़ देंगे और मैनेज कर लेंगे कि ठीक है 10 एम्पियर की जगह 10 मिली एम्पियर की जगह 10.2 मिली एम्पियर फ्लो होता है तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये जब तुम बातें बोलोगे तो तुम कन्वे क्या कर रहे हो, तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस में भी कन्वे कर दे रहे हो कि वोल्टेज ऑफ एलईडी बताना कंपलसरी है, क्वेश्चन के वो सामने ही तुमने मांग लिया, ठीक है। अब ये चीज तो तुम पूछते ही ना, अगर मैं तुम्हें बोलता कि एक एलईडी है, इस एलईडी को ग्लो करना है और 9 वोल्ट की बैटरी है, तो अब इस केस में अगर तुम्हें रेजिस्टेंस, तो तुम्हें ये पता है कि डायरेक्टली 9 वोल्ट नहीं कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। बट अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, तो अब तुम इस केस में क्वेश्चन तो पूछते ना कि कुछ और पैरामीटर दो। सर आपने एक ही वेरिएबल बताया है 9 वोल्ट, बट V इक्वल टू IR के फॉर्मूला में 3 वेरिएबल है, और आप एक वेरिएबल का आंसर पूछ रहे हो तो 2 वेरिएबल की वैल्यू बताओ, तो आप करंट बता दो, ठीक है। जैसे तुम हक से करंट पूछते वैसे ही हक से वोल्टेज पूछना भी बनेगा, क्योंकि यहाँ की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। बट ये फंडा समझ में आया प्रैक्टिकल, Yes, sir. ठीक है। तो वो चीजें जो हमने 9, 10, 11, 12 में पढ़ी थी, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में थी, 9, 10 में इसीलिए पढ़ाया गया था। रेजिस्टेंस का चैप्टर 9, 10 में ही था ना, मतलब मुझे बहुत दिन हो गए तो मुझे याद नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो 11, 12 में रहा होगा, सही है, हाँ या ना। 9 से 12 के बीच में कहीं पर तुमने V इक्वल टू IR पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। ठीक है, पढ़ा है। वापस से इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट था कि नहीं था? Yes, sir. और अगर तुम उसकी बुक लेके देखोगे, इंजीनियरिंग के जो भी मतलब वो टेक्स्ट बुक सजेस्ट करते हैं ना, एक होता है जो टीचर पढ़ाता है, एक होता है जो सिलेबस के हिसाब से सजेस्टेड है कि ये टेक्स्ट बुक है। अगर तुम वो थरेजा, मतलब मैं जब कॉलेज में था तो फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट था उसके लिए थरेजा करके बुक, BL थरेजा ऐसे कोई बुक सजेस्ट की गई थी, ठीक है। तो अगर तुम वैसी बुक लेके देखोगे और सिलेबस का पार्ट भी देखोगे, ठीक है, तो उसमें तुम्हें दिखेगा कि उसमें फिर से एक चैप्टर इंक्लूडेड है, हाँ यही ऐसी बुक थी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी थरेजा की, ठीक है। तो इसके जब तुम सिलेबस में जाके देखोगे ना, तो जैसे ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, दिख रहा है, तो इनका जो इलेक्ट्रिकल का इंजीनियरिंग का बुक है उसमें भी सिलेबस में फिर से रेजिस्टेंस वोल्टेज की बातें की गई हैं। तो अगर इस बंदे को नहीं पता था क्या, या फिर जिन लोगों ने सिलेबस बनाया था उन लोगों को नहीं पता था क्या कि ये सारी चीजें स्कूल में पढ़ा दी हैं, वापस क्यों रिपीट करवाना? तो पर्पस था रिपीट करवाने का। पर्पस क्या था? ये प्रैक्टिकल वाली बात उस टाइम पे नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था, ना करंट पता था, ना वोल्टेज पता था, ना रेजिस्टेंस पता था। अब हम रेजिस्टेंस बता रहे हैं, उसके साथ साथ कॉम्प्लिकेट करके ये भी बता देंगे कि बेटा ना ये एलईडी का भी रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत की वैल्यू आएगा। तो चीजें सिंप्लीफाइड रखना उस टाइम का एम था, सो दैट हमें कंसेप्ट समझ में आ जाए, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो समझ में आ जाए। तो वहां पर ये सारी कॉम्प्लेक्स वाली चीजें थ्योरेटिकली सिंप्लीफाई कर दी थी। जब इंजीनियरिंग में दोबारा सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है, सबका पर्पस क्या है कि तुम्हें समझ में आए कि प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए उसे दोबारा सिलेबस में इंक्लूड किया है। बट होता क्या है, तुम में से किसी ने दोबारा इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में ये रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? AICTE का सिलेबस खोलोगे तो उसमें दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में इट इज देयर कि फिर से ये चीजें पढ़ानी है एज पर सिलेबस। टीचर पढ़ाए, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं आए, डजंट मैटर, ठीक है। तो जो पर्पस समझ में आ रहा है वापस इंक्लूड करने का पर्पस क्या था? सेम गोज विद द मैट्रिक्स। मैथ होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में था या नहीं था तुम लोगों को? Yes, sir. हाँ. मैथ में मैट्रिक्स का चैप्टर है। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स तो हमने 9, 10, 11, 12 जब आया होगा मैट्रिक्स का चैप्टर तब भी पढ़ा था, और अभी मैथ का अगर सिलेबस देखोगे कॉलेज वाला तो उसमें भी फिर से है, डिटर्मिनेंट भी है, इनवर्स निकालना भी है, ये सारी चीजें फिर इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तो खाली मैथमेटिकली सॉल्व करना सिखाना था। 9th में सिखाना था कि ये जो डब्बा दिखता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इससे तुम ये कैलकुलेशन करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू निकालने का मेथड ये है। जब दोबारा इंजीनियरिंग में इंक्लूड किया, पर्पस अलग था। उस टाइम पे ये बोला ही नहीं था, पूछा भी नहीं था तुमने कि क्यों निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। उस टाइम पे पर्पस था ही नहीं, तो कहीं पे सिलेबस ऐसा बिल्ड किया ही नहीं था जहां पे तुम्हें क्वेश्चन पूछना पड़े कि डिटर्मिनेंट क्यों निकालना है। बट इंजीनियरिंग में वापस से इंक्लूड करने का पर्पस क्या था कि अब तुम क्वेश्चन करोगे और टीचर या सिलेबस जवाब करेगा कि डिटर्मिनेंट क्यों निकालना है।
मैट्रिक्स क्यों पढ़ना है, मैट्रिक्स वापस क्यों पढ़ना है जब हमने 9-10 में पढ़ लिया, और जब पढ़ लिया था तो इनवर्स निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना अगर तब सीख लिया था तो वापस से अभी क्यों सीखना है। तो अब का पर्पस क्या था कि अब तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ चुका है, अब तुम फिगर आउट कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट निकालने से ना तुम्हें मैट्रिक्स का फंडा समझ में आ जाता है कि ये मैट्रिक्स सॉल्वेबल है कि नहीं। मतलब मैट्रिक्स इज अल्टीमेटली एन इक्वेशन, ये पता है कि नहीं पता है। इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स से विषय पर था कि तुम 3-4 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना के सॉल्व कर पाओगे, याद है। यस सर। तो जब तुम मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के डायरेक्टली तुम देख के बता सकते हो कि ये वाली इक्वेशन सॉल्वेबल है कि नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन उठा के सॉल्व कर सकते हैं ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में दो टाइप के नंबर सिस्टम तुमने पढ़े होंगे, एक इमेजिनरी और एक प्रैक्टिकल, मतलब जो रियली एग्जिस्ट कर सकते हैं, रियल नंबर्स, राइट। तो कुछ इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा इमेजिनरी आएगा, तो तुम डिटर्मिनेंट की वैल्यूज देख के कुछ फिगर आउट करके बता सकते हो, डिटर्मिनेंट देख के, इनवर्स देख के, ये सारी चीजें देख के कि ये मैट्रिक्स सॉल्वेबल है कि नहीं। अगर नॉन सॉल्वेबल है तो फालतू में सॉल्व क्यों करना। अगर किसी ने क्वेश्चन दिया कि ये मैट्रिक्स है, इसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, फिगर आउट करो, ये सब कुछ करो, तो तुमने खाली एक सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकाल के पहला एनालिसिस करके फिगर आउट करके बोल दिया कि सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो आगे की बात करेंगे ही नहीं, यही आंसर है कि सॉल्व नहीं हो सकता। और अगर सॉल्व हो सकता है तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो सॉल्वेबल मैट्रिक्स है, मतलब आंसर आना चाहिए। तो इसलिए दोबारा दोबारा पढ़ाया जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस दोबारा पढ़ाया जाता है। और वहां पर बेसिक था, इसलिए इस सिलेबस में हम लोग वापस से इंक्लूड करके रेजिस्टेंस को, बहुत बेसिक है। तुम अपने जाके दोस्तों को बोलना कि मैंने ना एलईडी ग्लो करना सीखा है रेजिस्टेंस से, और उसके लिए मैंने एक एक्सटर्नल कोर्स से, एक्सटर्नल टीचर से, किसी बंदे से मैंने सीखा है, इंडस्ट्रियल में बंदा काम करता है, वो मुझे रेजिस्टेंस और एलईडी पढ़ा रहा है कि रेजिस्टेंस लगाने से एलईडी ग्लो होगी, नहीं लगाया तो एलईडी खराब हो जाएगी। तो वो हंसेगा, ठीक है। और फिर तुम ये सारी बातें उससे करना कि ठीक है बेटा आप कैलकुलेट करके बताओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। और फिर तुम प्रैक्टिकली मेजर करके देख लेना कि 10 मिली एम्पेयर का करंट नहीं फ्लो हो रहा है, अपनी बात 10 मिली एम्पेयर करंट फ्लो ने की हुई थी, ठीक है। और तब प्रैक्टिकलिटी हमारे सामने आएगी, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन इन रियल सिचुएशन। तो अब अगर मैं ट्रुथफुल बात करूं, अब मान लो मेरे पास एक कंपनी आती है जिसको ये चीज बना के चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर में एक और क्वेश्चन देने वाला हूं, तुम्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया। यहाँ पर वोल्टेज क्या था, 9 वोल्ट था, ठीक है। एलईडी का करंट हमें पता था, यही सेम मैं सिचुएशन चेंज करूंगा, वोल्टेज बदल दूंगा, तो मैं आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम इस लेवल पे अभी फिर से आएंगे, तुम्हें फिर से कैलकुलेट करना है। और अब तुम ये नहीं बोल पाओगे कि कैसे सॉल्व करना है, मुझे नहीं पता, अभी मैंने करके दिखाया है, तो कुछ डाउट होगा तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। बट अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर उस कंपनी ने, या फिर मान लो मैं ही कंपनी और मेरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि एक्सटेंशन बोर्ड देखा है सबने, पावर एक्सटेंशन बोर्ड, ये वाली चीज देखी है सबने। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ये एलईडी। क्या पर्पज है इसका, स्विच ऑन है कि नहीं, बोर्ड वर्क कुछ, कर रहा है कि हाँ, पावर ऑन है कि नहीं है, सिंपल। लाइव और न्यूट्रल का जो तुमने वायर कनेक्ट कर दिया वो यहाँ तक आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये एलईडी देख के तुम्हें समझ में आ जाता है कि ये चालू है कि नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, फीडबैक बोलते हैं, ठीक है। एक पावर स्ट्रिप जिसमें ये एलईडी है और एक पावर स्ट्रिप जिसमें ये एलईडी नहीं है। मान लो फर्स्ट टाइम तुम्हें नहीं पता था ये लॉजिक, तुमने बिना एलईडी वाला खरीद लिया और एलईडी वाला खरीद लिया। कुछ दिन के बाद तुम बिना एलईडी वाला इग्नोर कर दोगे, कभी भी वो यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उससे एंग्जाइटी बिल्ड होती है। तो अगर जब मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बिल्ड करूंगा तो एक एलईडी जिसमें, एक प्रोडक्ट जिसमें एलईडी और एक प्रोडक्ट जिसमें एलईडी नहीं है, एलईडी वाला फीडबैक बताता है। तुम्हारे फोन में चार्जिंग केबल लगाते हो और एक एलईडी ऑन हो जाती है, स्क्रीन ऑन हो जाता है, तुम्हें फीडबैक मिल जाता है कि चार्जिंग चालू हो गया, ठीक है। बट जब फोन शट डाउन होता है और तब तुम चार्जिंग लगाते हो तो फीडबैक थोड़ी देर बाद आता है। उतनी देर के लिए तुम्हारे दिमाग में एंग्जाइटी होती है कि यार कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है नोटिस? जब पूरा का पूरा बैटरी ड्रेन हो जाता है और तुम चार्जिंग पे फोन को लगाते हो तो कुछ सेकंड्स के बाद फीडबैक मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फीडबैक लेके स्क्रीन को ऑन करके बताने के लिए जब बैटरी पूरी ड्रेन है। तो उतने टाइम के लिए जब कस्टमर एंग्जाइटी में जाता है और उसको किसी और प्रोडक्ट से वो एंग्जाइटी का सॉल्यूशन मिल गया तो वो वाला प्रोडक्ट प्रीफर करेगा, ठीक है। तो बिजनेस सेंस में अगर मैं बोलूं तो एक प्रोडक्ट जिसमें एलईडी है और दूसरा प्रोडक्ट जिसमें एलईडी नहीं है, ओवर द टाइम सारे कस्टमर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक उनको ये ऑप्शन मिला नहीं था, तब तक पता ही नहीं था, तब तक फर्क ही नहीं पड़ता, तब तक एंग्जाइटी में जीते थे। जिस दिन उनको ये फीचर मिल गया, मतलब इस फीचर का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, मान लो तुमने प्लग लगा दिया, बटन चालू करना भूल गए,
इसके पास है और देखा एलईडी बंद है, तो तुम यहाँ वाला बटन चेक करोगे कि बटन तो बंद नहीं है, तो तुम्हें एक लेवल ऑफ डिबगिंग हो गया। तब तुम्हें याद आ गया कि अच्छा वहां का बटन बंद होगा, वहां जाके कनेक्ट कर लोगे, बटन बंद चालू कर लोगे। अनलेस की एलईडी नहीं होती तब क्या करते, प्लग लगा के आ जाते। एक्सटेंशन क्यों लिया है, क्योंकि दूर तक पावर लेके जाना है। फिर 10 फीट चल के दूर आए, लैपटॉप का कनेक्ट किया। अब लैपटॉप में देख रहे हो कि लैपटॉप का चार्जिंग ऑन नहीं हो रहा, लैपटॉप का चार्जिंग ऑन नहीं हो रहा। यहाँ पर जैसे मेरे पास फीडबैक है कि लैपटॉप का चार्जिंग ऑन है, मैंने एक्सटेंशन कनेक्ट कर दिया, बट ये बार बार मैं चेक कर रहा हूँ कि लैपटॉप का चार्जिंग ऑन नहीं है, लैपटॉप का चार्जिंग ऑन नहीं है। तो अगर ये फीडबैक मुझे मिल नहीं रहा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेटस मुझे एलईडी देख के समझ में आ जाता है कि अच्छा मेरी पावर स्टेप पे पावर आया ही नहीं, एलईडी बंद है। तो पावर एलईडी का पावर स्टेप का बटन तो बंद नहीं है, मैंने ये चेक कर लिया, मुझे समझ में आ जाएगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो वहां जाके देखते हैं, शायद वहां बटन चालू करके नहीं आऊंगा। तो ये फीचर वाली बात हो गई बिजनेस सेंस के हिसाब से। तो एक मैन्युफैक्चरर ने पावर स्टेप में एक एलईडी नहीं लगाई तो उससे बिजनेस लॉस होता है, ठीक है। बेचने वाला, दुकान वाला, मतलब मैन्युफैक्चरर ने बना दिया बिना एलईडी का, दुकान वाला तो 2-3 प्रोडक्ट बेचेगा ना। जब वो तीनों प्रोडक्ट में एक में तुम्हें एलईडी वाला मिलेगा तो तुम हमेशा वो खरीद लोगे। तो जिस मैन्युफैक्चरर ने बिना एलईडी वाला बनाया था उसका प्रोडक्ट कम बिकेगा, लॉस होगा हमेशा। फंडा समझ में आ रहा है बिजनेस पॉइंट से? यस, नो? Yes, sir. और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इंजीनियर जिसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाता है उसका सैलरी हाइक, उसका ग्रोथ सब कुछ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अल्टीमेटली तुम चाहे खुद के लिए चाहे किसी और के लिए जॉब करने वाले हो। तुम खुद की, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है बट मैं मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ। गवर्नमेंट का रेगुलेशन बोलता है कि कंपनी में, कंपनी इज द ओनर, सारे पैसे कंपनी के है, कंपनी सैलरी पे करती है। तो मैग्जीनिया इंजीनियरिंग रिसोर्स मनीष मौर्य को सैलरी पे करता है, ठीक है। तो मैं अल्टीमेटली मेरी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे तुम खुद के लिए करो, चाहे किसी गवर्नमेंट के लिए करो, चाहे प्राइवेट के लिए करो, तुम जॉब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? सो दैट उस कंपनी ने तुम्हें पैसे क्यों दिए, जॉब क्यों दिया, क्यों दे रही है मंथली के पैसे? सो दैट तुम कंपनी को प्रॉफिट कमा के दो। तो जो बंदे को ये कैलकुलेशन समझ में आ जाती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का लॉजिक बनाने लगता है कि कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पाएगा। और उस बंदे की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, तो उस बंदे को सैलरी हाइक जल्दी मिल जाती है, अच्छे प्रोजेक्ट जल्दी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचई, ठीक है। तो सुंदर पिचई को गूगल इंडिया का हेड क्यों बना दिया, मतलब गूगल का हेड क्यों बना दिया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ये बिजनेस सेंस समझता था, वो सिर्फ इंजीनियर के माइंडसेट से काम नहीं करता था। तो उसने बहुत पहले पिच कर दिया था गूगल की टीम को, उस टाइम पे जब वो सीईओ नहीं था, ठीक है, जब वो प्रोजेक्ट लीड था, तब उसने पिच कर दिया था कि बेटा इस चीज पे काम करते हैं, सर्च इंजन पे काम करते हैं, क्रोम पे काम करते हैं, ये सारी चीजों से पैसा आएगा। कैसे आएगा? वो सारी जर्नी उसने जब पूरी टीम को समझा दी, तब लोगों को लगा कि हाँ ये ज्यादा काम का बंदा है। बना तो कोई भी लिखा, ये कॉमन सेंस नहीं डेवलप कर पाएगा ना कोई। तो क्योंकि उसको ये समझ में आता था कि वो कंपनी मुझे पैसे क्यों पे कर रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? कॉमन सेंस लगा के कि एलईडी डालनी है कि नहीं डालनी है। समझ में आया? और फिर सेकंड चैलेंज आएगा। चैलेंज क्या आएगा? तो उस टाइम पे जब उसने ये सारी बातें की थी तो उस टाइम पे सीईओ नहीं बना दिया था, उस टाइम पे उसको उस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया, ठीक है। तो सुंदर पिचई गूगल की है, मतलब मोस्टली मैं विकी खोल के दिखाना चाहता था बट विकी नहीं आया, तो पहला यही देख लेते हैं कि उसने गूगल टूल बार सर्च किया था। ये तब के जमाने की बात है जब गूगल पे इतना इजीली सर्च नहीं होता था, तब सर्च टूल बार पे करते थे। आई थिंक तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, मतलब जब मैं स्कूल में हुआ करता था टूल बार फेमस होता था। यहाँ पे जैसे ये सर्च वाला पार्ट आ रहा है ना, दिस यूज टू बी टूल बार। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक टूल बार डाउनलोड कर लो, साइड में ऐसे गूगल का सर्च इंजन आता था, वहां पे सर्च का बटन रहता था, टेक्स्ट टाइप करो, सर्च पे क्लिक करो और अब गूगल सर्च करके दिखाएगा, ठीक है। तो वैसा टूल बार डेवलप किया था उसने, क्रोम पे काम किया था। क्रोम इज समथिंग जिसको अब हम सबका पता है, ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट्स का उसको लीड बनाया गया। जब ये प्रोजेक्ट उसने पहले कंसेप्चुलाइज किया कि ऐसा खुद का ब्राउजर बनाएंगे, खुद का ब्राउजर बनाने से फायदा क्या होगा? मार्केट में कंप्यूटर में प्री डिफाइंड जब अपना इंस्टॉल होके आएगा तो लोगों को गूगल की ब्रांडिंग समझ में आएगी, और फिर जब खुद का ब्राउजर रहेगा तो फिर उसमें हम ये सारी चीजें कर पाएंगे कि खुद के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? तुम प्रोडक्ट तो बना लोगे, माइक्रोसॉफ्ट वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, हम यूट्यूब को एज एन आइकॉन नहीं डाल देंगे, तुम्हें जिसको चाहिए वो खुद टाइप करेगा youtube.com, तब जाके उसको मिलेगा। आइकन डालने का फायदा क्या था? लोगों को आदत पड़ गई, ऐसे क्लिक कर दिया यूट्यूब खुल गया, तो यूट्यूब प्रोडक्ट ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस इंक्रीज हो गए। तो ये सारे लॉजिक उसने तब दिए थे, तब उसको क्रोम का लीड बना दिया। फिर उसने उस क्रोम को, क्योंकि इंजीनियर था, ठीक है,
तो उस क्रोम का एग्जीक्यूट करके दिखाया भी कि देखो क्रोम ब्राउजर ऐसा है, ऐसा काम करेगा, ये प्रोडक्ट लॉन्चेबल हो गया। और फिर धीरे धीरे जब अपने ऐसे 2-3 चीजें कर ली तो उसे सीईओ टाइप की चीजें बना दी गई और हमें आया हेड बना दिया गया। गॉट द फंडा? तो तुम्हें ये सेंस समझना पड़ेगा, जिसको समझ में आएगा उसकी ग्रोथ फास्ट होगी। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो प्रोडक्ट एंड और बिजनेस एंड के फॉर्मेट में तुम्हें थिंकिंग को डेवलप करना पड़ेगा, चाहे टेक्निकल करो चाहे नॉन टेक्निकल करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम किसी के लिए कुछ बना रहे होगे, ठीक है? भले खुद के लिए ही बना रहे हो, ऑप्टिमाइज तो करोगे ना। पिज्जा खाने जाओगे तो एक बाय वन गेट वन का ऑफर है और एक विदाउट ऑफर ही खरीद सकते हो, तो बाय वन गेट वन वाला ही खरीदते हैं अगर 2 पिज्जा खाना ही है तो, ठीक है? और एक पिज्जा खाना है तो भी बाय वन गेट वन खरीदेंगे, क्योंकि बाय वन गेट वन में तो एक पिज्जा के भी उतने ही पैसे हैं, 2 पिज्जा के भी। तो जब तुम ये ऑप्टिमाइजेशन खुद के लिए भी करते हो तो कंपनी के लिए भी करोगे, ठीक है? सो दिस इज व्हाट तुम्हें थिंकिंग का पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा। और हम हर बार कोर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी बातें करेंगे कि ये टेक्निकली तो सीख लिया, इसका प्रैक्टिकल लॉजिक ये है। समझ में आ रहा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस में हम लोग इतना ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं? गॉट इट? अब तुम्हारी बारी है। अब इट्स लाइक कि मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं क्या? हाँ या ना? बोलो बोलो। प्रोफेसर नो प्रोफेसर? बताओ। ठीक है, मत बताओ। मार्क्स काट पाऊंगा कि नहीं काट पाऊंगा? मेरे हाथ में तुम्हारे मार्क्स है क्या? तुम्हारा पॉइंटर, तुम्हारे मार्क्स पे कंट्रोल है क्या? यस सर। आज तुम्हें छुट्टी लेनी है तो ले सकते हो बिना बताए, मैं कुछ कर लूंगा क्या? ठीक है, तो जब तुम्हारे हाथ में सारा कंट्रोल है तो तुम खुद को पावरफुल समझो। अगर बीच में कभी कोई चीज इलॉजिकल लगे तो तुम बोल सकते हो कि सर ये सारी बातें मत करो, हमें पता है, आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल चीजें करेंगे, ठीक है? हम खाली टेक्निकल पढ़ने आए हैं। गॉट इट? बोर हो रहा है, इस तरीके से नहीं समझ में आया, इस तरीके से बोर हो गया, कोई और तरीके से समझा सकते हैं क्या? तुम्हें पूरा हक है, यही हक हम अगर क्लासरूम में बता देंगे तो हमें और ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी, बट समहाउ वहां मार्क्स के डर की वजह से नहीं बता पाते। तो यहाँ मैं तुम्हें ओपनली बोल रहा हूँ कि मत डरो, मुझे बोल दो बोर हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, ये तरीके से समझ में नहीं आया, 3 बार रिपीट करवा लो, 4 बार रिपीट करवा लो, ठीक है? टीचर भी बोलते हैं बट उनके हाथ में वो मार्क्स वाली पावर रहती है, तुम चौथी बार पूछ लोगे तो मार्क्स काटने की धमकी दे देगा, मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? तो उसका फायदा उठाओ, और बोर हुआ तो बताओ। ज्ञान मतलब क्या बोलते हैं कि एक पार्ट है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं, टेक्निकली हैंड्स ऑन ये सारी चीजें करनी है। दूसरा पार्ट है जहाँ पे मैं तुम्हें ये सारे ज्ञान दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट के तरीके से सोचो, ठीक है? बिजनेस सेंस सोचो। तो ये सारा ज्ञान नहीं चाहिए तो भी बता सकते हो, ठीक है? और चाहिए तो भी बता सकते हो। गॉट इट? तो अब ये वाला पजल तुम्हें सॉल्व करना है। कौन सा पजल? अभी जो मैं बना रहा हूँ सब सेम है। एलईडी कौन सी है? एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, मतलब 2 वोल्ट का ड्रॉप, 10 मिली एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है? तुम्हें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। कैलकुलेट करके बताओ कि अब सॉरी ये बदल गया, 9 वोल्ट वाला तो कर लिया ना, अभी ये वाला करना है 220 वोल्ट एसी। मतलब एक्सटेंशन के अंदर वो एक एलईडी है, अभी हमने देख लिया था। उस एक एलईडी का यूज इतनी देर डिस्कस कर लिया कि उसका फायदा है, तो अब उसको 220 वोल्ट एसी पे चलाते हैं। हाँ या ना? वहां पे अंदर कुछ वोल्टेज कन्वर्जन हो रहा होगा क्या एक्सटेंशन के अंदर? नहीं, 220 वोल्ट आ रहा है, उसी से एलईडी कनेक्ट है, उसी से एलईडी ग्लो हो रही है, ठीक है? अब एक चीज और दिखा देता हूँ कि जस्ट अ मिनट, पहले ओपन कर लेते हैं। हाँ, तो पहले ये वीडियो देख लो। दिखाई दिया? सुनाई दिया? यस सर। आवाज आई थी कि नहीं आई थी? Yes, sir. आई ठीक थी है, सर पढ़ने।
तो दिस इज व्हाट विल हैपन अगर तुम 220 वोल्ट डायरेक्टली दे दो। इस वीडियो में मैंने 220 वोल्ट डायरेक्टली एलईडी को देके देखा, तो ये होता है, ठीक है, अच्छा खासा मजा आता है, फटाके। हर बार होगा ऐसा कंपलसरी भी नहीं है। तो अब बचा हुआ 2 मिनट में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तुम जाके ये सर्च जो मैंने करके दिखाया करके देख लेना, वीडियो बचा हुआ। बट ये वीडियो देख के मैंने ये प्रूव कर दिया कि 220 वोल्ट एसी पे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकते, रेजिस्टेंस लगेगा। जो तुमने 9 वोल्ट के लिए बोला था, ऑब्वियसली 220 वोल्ट तो और ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। अब खाली तुम्हें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब तुम्हें V पता है, I पता है, R पता है, सब पता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लो ये 2 वोल्ट भी इग्नोर कर दो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, खाली करंट ही लेके वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू, और तुम आंसर बताओ चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, मतलब कैलकुलेट करो आराम से। 2 मिनट, 5 मिनट, आधा सेकेंड, अपना अपना टाइम लो जितना जिसको लगेगा, और फाइनली मुझे बता दो कि मैं यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या लिख दूं। मतलब यहाँ पे वैल्यू लिखने का गैप बचा हुआ है, वो वैल्यू क्या लिख दूं यहाँ पे। ओम्स में रहेगा, ये फिक्स्ड है। ओम के आगे मेगा आएगा, किलो आएगा, या फिर डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, क्लासिक मेरे लिए, लोगों के लिए नहीं, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में हर बच्चे से ये पूछता हूँ। तो जब कैलकुलेट हो जाए तो बताना, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे होल्ड कर रहा हूँ। तो मुझे वैल्यू बताओगे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होनी चाहिए। सारा कैलकुलेशन वैसा है, या फिर तुम्हारा डायरेक्ट आंसर हो सकता है कि एसी पे एलईडी ग्लो थोड़ी होगी। जो भी आंसर है बताओ। सर एसी से ग्लो तो होनी नहीं चाहिए, लाइक ऑल्टरनेटिंग है। हाँ, तो नहीं चलेगी ना एलईडी। ये सर फॉरवर्ड में तो चल लाइक करंट ज्यादा फ्लो जाएगा, बर्न हो जाएगा, एंड लाइक रिवर्स में भी एक्चुअली हाँ लाइक मतलब चलेगी नहीं। ठीक है, तो यज्ञेश के हिसाब से ये वाला सर्किट काम कर ही नहीं सकता। ऑब्वियस है, एसी पे एलईडी कैसे काम करेगी, एलईडी तो डायोड है ना, यही लॉजिक है। यस सर। ठीक है, अब बचे एक का आंसर आ गया, 2 लोग का आंसर बचा है। पर रितेश, ये दोनों एक्सपेरिमेंट हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, करंट वरंट मेजर भी करेंगे। अभी तुम्हारे पास किट नहीं है, तो मैं खाली एक स्टेज तक लेके आ रहा हूँ जहां पे तुम्हें वो सेंस आने लगे कि करके देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मजा आएगा करके देखने में, ठीक है। तब तक तुम्हारी किट का जुगाड़ हो जाएगा, मतलब तुम तक किट पहुंच जाएगी। तो 2 लोगों का आंसर बचा है, बताओ। किसी एक ने चैट बॉक्स में आंसर दे दिया, किसने दिया, अतेश ने, 2.2 के थ्योरेटिकल। चलो, तो एक आंसर आ गया है 2.2 के। अभी सही गलत मुझे नहीं पता, आंसर मतलब आंसर लिख दिया। अब एक पर हो कि नहीं हो, कितना सर ग्लो नहीं करेगा सर, DC कितना कितना एलईडी जलेगा ही नहीं। नॉट वर्क। यस सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, तुम सबके घर में एक्सटेंशन है कि नहीं है। है सर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में एलईडी है कि नहीं है। किया जब एलईडी से हाई करंट फ्लो हुआ और एलईडी के दोनों है सर। है ना। तो अब हो सकता है कि उसके अंदर कोई सर्किट लगाओ जिसकी वजह से एलईडी ग्लो करता है। अभी मैं ऐसे वीडियो में मतलब फोटोज वगैरह में दिखा देता हूँ कि लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। कोई एक एक्सटेंशन किसी ने ओपन किया होगा, फोटो दिख जाएगी, तो हमें ओपन नहीं करना पड़ेगा, घर का एक्सटेंशन खराब नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये है, इस वाले में जूम्ड इन इमेज नहीं है, रुको। जस्ट अ मिनट, बस अब मैं प्रूव कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन में एलईडी होती है और काम करती है। इस पूरे सिस्टम में एलईडी है क्या, नहीं दिखा है इसमें।
इसमें बहुत सारी एलईडी है, और इसमें अगर बहुत सारी एलईडी है तो ध्यान से देखो, ये रहा एलईडी और ये रहा रजिस्टर, इसके अलावा कोई और सर्किट नहीं है। दिख रहा है कि वीडियो ओपन करूं, जूम इन करके देखना है? सर ब्लैंक आ रहा है। हाँ, अब दिख रहा है? नो सर। तुम लोगों को मेरा क्रोम टैब नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है? सर दिख रहा है बट अटक गया है ये जगह पे। अच्छा, तो अभी मैंने एक इमेज ओपन करके रखी है जिसमें क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एलईडी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दिखा? ये है रेजिस्टेंस, ये है एलईडी। अब इसका फ्रंट साइड भी दिया हुआ है, तो वो देख के समझ में आ रहा है कि देखो ये सारे एलईडीज और रेजिस्टेंसेस हैं। मतलब उसने हर सॉकेट के साथ, इस कंपनी ने हर सॉकेट के साथ एलईडी दी है। और बेटर, ये वाला सॉकेट काम करेगा नहीं करेगा तो उसके साथ खुद का बटन, खुद की एलईडी, ये वाले के साथ खुद का बटन, खुद की एलईडी। तो ये सॉकेट के साथ ये बटन है और ये एलईडी है, और उस एलईडी के साथ सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एलईडी ग्लो होता हुआ दिख रहा है, ऑब्वियसली काम करता है। तो एसी में एलईडी काम करता है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने करके भी दिखाया हुआ है, तो मैं आगे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने किया होगा, शायद से किया होगा। इस एक्सटेंशन में यहाँ पे तुम्हें एलईडी दिख रही है, इस एक्सटेंशन के अंदर कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एलईडी और रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाले में विदाउट रेजिस्टेंस है, एलईडी खराब हुई है। और यहाँ कहीं पे मैंने शायद, इस वाले वीडियो में नहीं है क्या? नहीं, अगले वीडियो में, ठीक है। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा, मतलब अभी समझा देता हूँ कि डायोड है तो ऑब्वियसली डायोड नेगेटिव हाफ ऑफ एसी में कंडक्ट नहीं करेगा। लाइट एमिटिंग डायोड है। जब पॉजिटिव साइकिल है तब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, एलईडी पे करंट फ्लो हो सकता है। अगर ओवर करंट फ्लो हो गया तो एलईडी खराब हो जाएगी, बट उस ओवर करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो एलईडी खराब नहीं होगी, है ना। तो करंट फ्लो होगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। नेगेटिव साइकिल में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो करंट इधर फ्लो होना चाहेगा, बट रिवर्स बायस में एलईडी करंट फ्लो होने नहीं देगा, डायोड है। तो नेगेटिव साइकिल में एलईडी ऑफ रहेगा। अब एक सेकंड में ऐसी कितनी बार होता है अप डाउन अप डाउन, इसको बोलते हैं साइकिल। तो कितने साइकिल्स होते हैं प्लस माइनस के? बोलो बोलो। फ्रीक्वेंसी क्या है अप डाउन की? इंडिया में तुम बताओ 220 वोल्ट एसी है, तुम्हारे घर पे ये 220 वोल्ट वाला अप डाउन होता है कि नहीं होता है? मतलब सिंपल लैंग्वेज में पूछ लिया, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में पूछ लेता हूँ तो शायद अंदर पता चल जाएगा कि ये 220 वोल्ट एसी तुम्हारे घर से आएगा। घर में जो सॉकेट है, वो सॉकेट में 220 वोल्ट एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी को पता है? 50 हर्ट्ज। हाँ, तो इसी चीज को मैं सिंप्लीफाई करके पूछ रहा था कि वो अप डाउन कितनी बार होगा। अब बताओ कितनी बार होगा 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल एक सेकंड में 50 बार, इसको हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब एक सेकंड में 50 बार, ठीक है। तो ये 50 टाइम्स साइकिल रिपीट होने वाली है, तो मेरी एलईडी 50 टाइम्स ऑन ऑफ होगी। समझ में आया? यस सर। तो जब एलईडी एसी का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो एलईडी ऑन होगी, नेगेटिव साइकिल आएगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। ऐसा एलईडी ऑन ऑफ होती रहेगी, एक सेकंड में 50 बार 50 हर्ट्ज की स्पीड से ऑन ऑफ होगा। 50 बार ऑन ऑफ होगा तो तुम्हें एलईडी ऑन होती हुई दिखेगी, तुम्हारे एक्सटेंशन में जैसे दिखता है, ठीक है। तो तुम्हारे एक्सटेंशन में यही सिमिलर सर्किट है जो हम बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। एक्सटेंशन में ये ऑलरेडी होता है, तुम्हारे घर पे होगा, पीछे स्क्रू ड्राइवर से ओपन करके देख लेना, ठीक है। ऐसा होगा, या फिर जैसा भी तुम्हारे पास एक्सटेंशन है उसमें एलईडी है, तो ओपन करके देखोगे तो एक चीज तुम्हें दिखेगी फ्यूज, एक चीज दिखेगा बटन, और उसके बाद दिखेगा एलईडी और रजिस्टर, अगर एलईडी वाला है सॉकेट तो, ठीक है। तो अब अगर ये स्टैब्लिश हो गया कि एलईडी काम कर सकती है, तो अब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक वैल्यू हमारे पास 2.2 के लिखी हुई है,
कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है, V इक्वल टू आई आर। अभी के लिए मैंने बोल दिया था इसको 0 अज्यूम कर लो, तो ये रेजिस्टेंस में सिर्फ हम अपने आर की बात कर लेते हैं, उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो करंट पता है 10 मिली एम्पियर, वोल्टेज पता है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस क्या आएगा V बाई आई, 220 डिवाइडेड बाई 10 मिली मतलब -3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 22 किलो ओम। सही है या गलत है? सही है। सही है, कैलकुलेशन समझ में आ गई। तो इसका मतलब यहां पर मुझे 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देना चाहिए। यस, हाँ या ना? काम हो जाएगा इससे? अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करना है, तो अभी हमने कट टू कट कैलकुलेट कर लिया, मतलब हमने इसको 0 पकड़ लिया था। इसको अगर 2 वोल्ट पकड़ते तो ये 220 वोल्ट के बजाय यहाँ पर कितना वोल्ट चाहिए होता, 218 वोल्ट। तो 218 से डिवाइड करते और कुछ वैल्यू आ जाती, थोड़ी सी ज्यादा आ जाती, ठीक है। बट एक और प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं पकड़ूंगा कि कभी भी वो 220 वोल्ट नहीं होता है, ठीक है। वो 200 से 240 वोल्ट के बीच में कुछ भी वेरी करता है घर पे। ये भी मेजरमेंट हम करके देखेंगे, ठीक है। हम लोग मल्टीमीटर लेंगे और एसी का मेजरमेंट करके देखेंगे। तो 240 हो गया तो बेटर है कि हमेशा हायर साइड के लिए कैलकुलेट कर लो। तो तुम बोलोगे कि 24 किलो ओम का ले लेना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा और ज्यादा ले लो कि गलती से वोल्टेज और ज्यादा हो गया तो 22 किलो ओम के बजाय 27 किलो ओम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो 27 किलो ओम लगा देंगे तो क्या होगा, 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट तो नहीं फ्लो होने देगा, ठीक है। थोड़ा कम हो जाएगा, एलईडी खराब नहीं होगी, हीट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सही है, लॉजिकल है ये स्टेटमेंट कि हमारे घर पे 220 वोल्ट कांस्टेंट नहीं आता है, वेरी करता है। कभी 240 चला जाएगा, कभी 250 चला जाएगा। इसलिए तुम अपने अप्लायंसेस के पीछे देखो, आगे देखो, तो वहां पे एक वैरायटी ऑफ वोल्टेज लिखा रहता है, ठीक है, कि इतने वोल्ट से लेके इतने वोल्ट तक सपोर्ट करेगा, और उसमें 250 60 तक लिखा रहता है। तो अगर उतना भी चला गया तो 27 किलो ओम मैनेज कर लेगा। तो ये पकड़ के 27 से मेरा यहाँ का 2 वोल्ट भी मैनेज हो जाएगा, वो सेफ साइड भी मैनेज हो जाएगा जहां पर एसी के हायर वोल्टेजेस आने के चांसेस है, ठीक है। तो 27 किलो ओम ले लिया, थ्योरेटिकली 22 किलो ओम आ गया, उससे थोड़ा ज्यादा लेना बेटर रहता है, सो दैट करंट थोड़ा सा कम फ्लो हो, सेफ लिमिट में रहे, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये सब समझ में आ गया तो 27 किलो ओम लगा देंगे और हमारी एलईडी ग्लो करेगी, हाँ या ना? तो मतलब एक्सटेंशन के अंदर की एलईडी का सर्किट तुम्हें आ गया, विच इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया? यस सर। अब खाली यहाँ पर ना कुछ गलत है, इस कैलकुलेशन में अभी कुछ बचा है कि जब तुम ये सर्किट बनाओगे ना तो काम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं काम करेगा, ये सर्किट 100% वर्क करेगा, कुछ देर तक के लिए। हो सकता है 10 मिनट चले, 30 मिनट चले या 60 मिनट चले, उसके बाद इस रेजिस्टेंस में से धुआं निकलने लगेगा। ये भी हम प्रैक्टिकली करेंगे, और ये रेजिस्टेंस थोड़ी देर बाद जल जाएगा। एक्सटेंशन ऐसा होता है क्या कि 1 घंटे या फिर 10 मिनट के लिए चालू करना है फिर बंद कर देना है, तुम तो रात भर चालू छोड़ सकते हो। तो ये प्रोडक्ट 100% काम करेगा कुछ टाइम के लिए, 10-20 मिनट, 30 मिनट, दैट्स इट। ये टाइम में अलग अलग इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ठंडी हुई तो थोड़ी ज्यादा देर के लिए काम करेगा, राजस्थान में जाके चलाओगे कम देर के लिए काम करेगा, ठीक है। प्लास्टिक के एनक्लोजर में पैक कर दोगे कम देर के लिए काम करेगा, मेटल के एनक्लोजर में पैक करोगे ज्यादा देर के लिए काम करेगा, पंखे के नीचे ज्यादा देर के लिए काम करेगा, पंखे से दूर कम देर के लिए काम करेगा। ये सारे टेम्परेचर के वेरिएशंस की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट से 1 घंटे के बीच में कभी भी ये खराब हो जाएगा। तो मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट तुमने डिजाइन कर दिया, बट ये परफेक्ट नहीं है, ये फेल हो जाएगा, रेजिस्टेंस थोड़ी देर में जल जाएगा। तो क्यों जलेगा, किसी को पता है क्या? कोई बता सकता है क्यों जल जाएगा? सर हीटिंग के कारण। किसके कारण? सर हीटिंग के कारण, लाइक वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है पर उसके कारण हीट भी हो रहा है। लाइक एनर्जी जो है, लाइक जो वो
वोल्टेज जो ड्रॉप करने के लिए जो वो कर रहा है आपको, वो एक वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से वो थर्मल में चेंज हो रहा है, लाइक गर्म हो रहा है वो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो करवा के वोल्टेज ड्रॉप करता है, बट उसकी वजह से हीट भी तो होता ही है ना। तो अगर हीट हुआ तो इसमें है क्या, नहीं, अगर हीट हुआ तो जल जाएगा। तो फिर एक्सटेंशन वाले कैसे मैनेज करते हैं? बोलो, तो एक्सटेंशन वाले मैनेज करते हैं कि नहीं करते? कैन यू रिपीट क्या था? सब म्यूट है। यार ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं म्यूटेड था बहुत देर से। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं क्या क्या दिखा रहा था कि सिमिलर वही तुम्हारे जैसा कोर्स की 27 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है कहीं से, जब मैं हाथ वाला पार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेम टास्क। ये 27 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, देखो कैसा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है, मस्त। ठीक है, हम कलर कोड वगैरह देखेंगे। रेजिस्टेंस अभी और बचा है, बहुत कुछ बचा है। ठीक है, और इसको जब सर्किट में बना के 220 वोल्ट से लगा दिया तो यहाँ देखो ये धीरे 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 काला होना शुरू हो गया। दिख रहा है? उसको मैं हाथ से टच नहीं कर रहा क्योंकि यस सर। और अब धीरे धीरे ये हीट होके जल जाएगा। अब उतनी देर के लिए शायद मैंने इस वाले में वेट नहीं किया था क्योंकि सफिशिएंटली हीटेड है।
ठीक है, और फिर धुआं भी दिखेगा। तो अब क्वेश्चन यही है कि हीट क्यों हो रहा है? करंट तो उतना ही है 10 मिली एम्पियर, यहाँ पे भी तो 10 मिली एम्पियर फ्लो हुआ था, यहाँ पे मैंने बोला ही नहीं कि जलेगा वलेगा, यहाँ पे मैं जलने की बात कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। फिर किसी ने आंसर दिया ऑब्वियसली करंट हो रहा है तो हीट होगा, हीट होगा तो खराब हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? और तुमने कैलकुलेशन तो एकदम सही की ना, V = IR में तो वैल्यू तो उसी के हिसाब से निकाली है। 10 मिली एम्पियर जब फ्लो हो रहा है इतना छोटे करंट में, खराब क्यों हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हाई है, ज्यादा वोल्टेज दे रहा है इसको। तो ज्यादा वोल्टेज तो वो अडाप्टर वाले लोग भी दे रहे हैं, और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही है कि 220 वोल्ट देना है, तो मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। व्हाट डू यू थिंक, ये प्रोडक्ट बनेगा? सब बन सकता आई थिंक, पर हो सकता है कि शायद रेजिस्टेंस शायद या रेजिस्टर कोई और मटेरियल का बने। ठीक है, तो बदलेगा क्या? तो एक नॉलेज और जो हमें आज तक मतलब क्या बोलते हैं, इस चीज के लिए तो ना मैं बुक को गाली भी नहीं मार सकता, हर बुक में हर सिलेबस में ये चीज इंक्लूडेड है। बट होता क्या था, हमें सवाल ऐसे दे देते थे, रेडीमेड दे देते थे, ठीक है, स्पून फीडिंग कर देते थे, तो हमें कभी सोचना पड़ता ही नहीं था। तो वो सवाल का जवाब है बेसिकली पावर। रेजिस्टेंस के पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। करंट कौन सा? जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस की R की वैल्यू कौन सी? जो इस रेजिस्टेंस की है। तो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है ये निकालना है, I²R से निकल जाएगा। सिलेबस में, बुक्स में क्वेश्चन कैसे होते थे कि 220 वोल्ट पे एलईडी ग्लो करनी है, करंट अक्रॉस द एलईडी 10 मिली एम्पियर होना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स पावर। तो वो हमेशा ये दोनों चीजें साथ में बोल देते थे, तुम्हें सोचना पड़ता ही नहीं था, ठीक है। और वो लोग भी ऑब्लाइज, मतलब बेसिकली उनका जो भी रहता होगा कि हाँ बच्चों को ये सारी चीज सीखनी चाहिए कि रेजिस्टेंस के साथ पावर रेटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उनका तो काम हो गया जिस पॉइंट पे उन्होंने बोल दिया कि पावर और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो तुमने कैलकुलेट कर लिया। बट तुम्हें कभी ये लॉजिक समझा ही नहीं कि रेजिस्टेंस के साथ पावर क्यों कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि जल जाएगा, ठीक है, अदरवाइज रेजिस्टेंस जल जाएगा। तो अगर मैं अभी वाले सिनेरियो के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो करंट कितना है? 10 मिली एम्पियर। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है? 22 किलो ओम। अभी में मैं सिंप्लीफाइड 22 के बजाय 27 किलो ओम कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी मैं सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन ले रहा हूँ, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, बट अब हमारा वोल्टेज इतना ज्यादा है कि इस 2 वोल्ट से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में मे बी तुम इस 2 वोल्ट को निग्लेक्ट भी कर दोगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम 220 वोल्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तुम्हारा वोल्टेज आने वाला है कभी 240, कभी 230, कभी 200। तो यहाँ पे तुमने ऑलरेडी उतना सेफ्टी मार्जिन ले लिया कि एलईडी के 2 वोल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 9 वोल्ट के हिसाब से 2 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, परसेंटेज निकाल के देखोगे बोलोगे 25% के अराउंड है। 220 वोल्ट के हिसाब से बहुत ही कम है, ठीक है। तो अब 27 कितना आएगा? ये 100 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 27 इंटू 10 की पावर 3। मैं एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कर करके लिखता जा रहा हूं सो दैट कैलकुलेशन में किसी को डाउट ना आए। 2.7 क्या? वॉट, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने 0 वॉट बल्ब गूगल किया था, वॉट इज रेटिंग याद है कितना था? सर 0.5। 0.5 वॉट्स। तुमने कभी इसको हाथ लगाया है? चालू होता है 1-2 घंटे के बाद हाथ लगा के देखो तो हीटेड होता है। यस सर। तो अगर ये 0.5 वॉट से इतना बड़ा सरफेस एरिया होने के बाद भी हीट कर रहा है, तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस, एकदम छोटा सा, मतलब जो 2 राइस के दाने या फिर बासमती का 1 राइस का दाना उतनी साइज का होगा ये रेजिस्टेंस। इतनी साइज में तुम इतना ज्यादा पावर दे रहे हो, 0.5 वॉट के कंपैरिजन में 4-5 गुना ज्यादा पावर दे रहे हो। इतने कम सरफेस एरिया में इतना ज्यादा पावर दोगे तो ऑब्वियसली हीट होके जल जाएगा। बल्ब जब इतना बड़ा एरिया होने के बाद 0.5 वॉट में हीट होता है तो ये भी हीट होगा, और 5 गुना ज्यादा पावर है तो 5 गुना ज्यादा हीट हो रहा है।
वो 2.7 वॉट में इतना हीट होगा कि रेजिस्टेंस जल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल आंसर क्या क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या था, 220 वोल्ट एसी में एक एलईडी ग्लो करो जिसके अक्रॉस 10 मिली एम्पियर फ्लो होना चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिगर आउट हुआ 22 किलो ओम। तो बोलोगे कि नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए, सो दैट हमारी एलईडी हमेशा सेफ साइड में रहे, चाहे वोल्टेज ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए। तो 27 किलो ओम आधा आंसर है। पहले ये तो बहुत ही आधा आंसर है, ये 100% बताता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ी है हमने, प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। 27 किलो ओम के तुमने बोल दिया कि हाँ मैं थोड़ा एनालिटिकली सोच लेता हूँ, 27 किलो ओम होना चाहिए। इसके बाद तुम प्रैक्टिकल लेवल पे आओगे और तुम बोलोगे कि बट ये आधा आंसर है, पावर कैलकुलेट किया और पावर आ रहा है 2.7 वॉट, तो हमें जो ये 227 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है, नहीं ये 22.7 वॉट से ज्यादा पावर रेटिंग का लेना है। इसका मतलब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल राइस के दाने वाला रेजिस्टेंस आता है वो 0.25 वॉट का होता है, इसके डबल साइज वाला आता है वो हाफ वॉट का होता है, ये 1/4 के इक्विवेलेंट है। इसके डबल साइज का आता है वो 1 वॉट का होता है, उसके डबल साइज का आता है वो 2 वॉट का होता है। 2 वॉट के बाद 3 वॉट नहीं आता, सीधे 5 वॉट का रेजिस्टेंस आता है। तो 2.7 वॉट के बाद मतलब तुम्हें 27 किलो ओम 5 वॉट का रेजिस्टेंस खरीदना पड़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू 27 ही होगी, इन सारे साइजेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। सरफेस एरिया बड़ा हो गया तो हीट डिसिपेट ज्यादा कर लेगा, तो जलेगा नहीं, हीट होगा बट हीट एनवायरमेंट में पास कर देगा। ठीक है, यहां हमारा एक आंसर आएगा कि 27 किलो ओम्स का 5 वॉट वाला रेजिस्टेंस खरीदना पड़ेगा। ये 0.5 वॉट है। ठीक है, हमें 5 वॉट चाहिए ये वाला, या फिर इमेजेस में चले जाते हैं सीधे। जैसे ये है 0.33 ओम 5 वॉट, साइज इतनी बड़ी हो जाएगी, उतना बड़ा मतलब एक्लेस के चॉकलेट जैसा। ये 27 किलो ओम 5 वॉट, ये नॉर्मल 0.5 वॉट का रेजिस्टेंस है। बासमती के राइस के डबल साइज का होगा, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। किसी दुकान में जाके डायरेक्टली बोलोगे भैया 27 किलो ओम का रेजिस्टेंस दो, तो वो कौन सा देगा, 0.25 वॉट, क्वार्टर वॉट, 1/4 वॉट, तीनों एक ही चीज होती है। ठीक है, क्वार्टर मतलब 1/4 मतलब 2.5 0.25, तो 0.25 वॉट इज द स्टैंडर्ड। जनरली तुम खरीदोगे तो वो मिलेगा, बट ये सिर्फ इतनी ही पावर को मैनेज कर पाएगा। तुम्हारा इससे ज्यादा है तो ज्यादा पावर रेटिंग का 1 वॉट का, हाफ वॉट का या 5 वॉट का। हमारे केस में हमें 5 वॉट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि 2.7 वॉट का नहीं आता, 3 वॉट का भी नहीं आता, 4 वॉट का भी नहीं आता, 5 वॉट का आता है। ठीक है, और उसका अगर कॉस्ट देखोगे तो ये वाला 12 रुपए का है और ये वाला 1 रुपए का है। समझ में आ रहा है, तो 12 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया। सही है, फंडा समझ में आया। तो तुम्हारा आंसर होगा कि पावर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर रुको, पावर कैलकुलेट कर लेता हूँ। पावर कैलकुलेट करने के बाद तुम बोलोगे कि मिनिमम 2.7 वॉट का रेजिस्टेंस चाहिए, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है तो तुम बोलोगे 27 किलो ओम 5 वॉट का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और फिर मैं बोलूंगा यार ये इक्लेस के साइज का इतना बड़ा रेजिस्टेंस तुम एक्सटेंशन में डालोगे कहाँ, तो 5 वॉट का हम अफोर्ड नहीं कर सकते। 12 रुपए का एक तो रेजिस्टेंस आएगा, कॉस्ट भी वजह एक्सटेंशन का बढ़ जाएगा, और दूसरा साइज बढ़ रही है। तुम तो 0.25 वॉट वाले से ही करके दिखाओ। समझ में आया, तो ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है, जहां पे तुम बोलोगे कि 27 किलो ओम 5 वॉट का चाहिए। उसके बाद मैं मेरा कंसर्न रेज करूंगा, और अब तुम्हें मैं टास्क दे रहा हूं कि 0.25 वॉट वाले रेजिस्टेंस से ही एलईडी को ग्लो करना है, और अब पैरामीटर्स बदल जाएंगे। अभी तक जो भी बातें की समझ में आ रहा है, लॉजिकल है। ये सारी चीजें मिसिंग थी हमारी लाइफ से, भले रेजिस्टेंस जैसे छोटा सा ही टॉपिक क्यों ना हो। यस सर। अगर मेरी पावर स्ट्रिप बनाने की फैक्ट्री है जिसमें टेक्निकली कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक का डब्बा, सॉकेट जो मार्केट में मिलता है वो खरीदना है, लगाना है, ठीक है, वायर कनेक्ट करना है, तो अगर टेक्निकली देखोगे तो कुछ नहीं फील होता है, बट बहुत टेक्निकल चीजें ऐड हो गई अपने आप। ठीक है, वो प्लास्टिक के डब्बे का टेम्परेचर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो सॉकेट के करंट रेटिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो सॉकेट जो है वो 5 एम्पियर वाला है कि 10 एम्पियर का है कि मतलब 15 एम्पियर का है, क्या है, उसके हिसाब से उसकी थिकनेस चेंज होगी, वायर की थिकनेस चेंज होगी। तो ऐसा हमें लगता है कि प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, बट उसमें टेक्निकलिटी ऐड हो जाती है। ठीक है, कि वायर की थिकनेस कितनी लेनी पड़ेगी, 4 पोर्ट है 5-5 एम्पियर के, अगर चारों में 5 एम्पियर फ्लो हुआ तो 20 एम्पियर फ्लो हो जाएगा।
तो 20 एम्पियर वाला वायर लेना पड़ेगा जिसका गॉज या फिर डायमीटर इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टेक्निकल चीजें भी ऐड हो जाती हैं। तो प्रैक्टिकली इसलिए कोर कंपनी में जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है कोर कंपनी के लिए वो ऐसे रेडीमेड यूजफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये सब चीजें सिखाने में टाइम लगता है तो सीखने में टाइम लगता है। और उस टाइम पे जब हम जॉब लेते हैं तो हम बोलते हैं कि अरे हम तो जॉब कर रहे हैं, चाहे तुम ट्रेनिंग करो चाहे काम दो, हमसे कुछ भी करवा लो पर पैसे दो। तब क्योंकि कुछ हमें पता नहीं होता तो हमें सिखाने के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो कोर कंपनी में ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 साल का, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होगी हमारी, सैलरी होगी हमारी 20, 30, 40, 50 जो भी, उतना हम प्रॉफिट तो नहीं बना के दे रहे होंगे कंपनी को। तो कोर कंपनीज में बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि एज अ फ्रेशर तुम प्रॉफिटेबल हो अनलेस कि तुमने अपने कॉलेज टाइम में सच में एक्स्ट्रा करिकुलर करके मेहनत करके कुछ एक्स्ट्रा काम किया और सीखा है। सिलेबस के दम पे तो नहीं प्रॉफिटेबल बना सकते। तो इसलिए कोर कंपनीज बहुत ही कम प्रेफर करती हैं बैचलर्स को हायर करना। वो हमेशा प्रेफर करती है कि हायर करना है, ट्रेनिंग करनी है, सैलरी देनी है। एक काम करते हैं, एक्सपीरियंस को हायर करते हैं, थोड़ी ज्यादा सैलरी देते हैं, डे 1 से फिजिबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो तुम लोग के केस में अगर तुम्हें ये चीजें पता है तो तुम लोग प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस इंक्रीज हो गए। तुम एज अ फ्रेशर प्रॉफिटेबल हो सकते हो, तो वो कंपनी को जाके खाली बोलना है कि देखो मुझे ये चीजें आती हैं बेटा, मुझे ले लो, ठीक है। फ्रेशर के लिए कम सैलरी दे देना बट मुझे आती है, मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। फंडा समझ में आ रहा है? आईटी कंपनी में थोड़ा इजी होता है, सारी चीजें लैपटॉप में करनी है, प्रैक्टिकलिटी कम है और बहुत सारी टेस्टिंग करके किसी ने दे दिया है कि ये सॉफ्टवेयर में खाली 4 बटन 5 बटन 20 बटन दबाने हैं इस सीक्वेंस में तो हो जाएगा। तो एज अ फ्रेशर भी तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं, ठीक है, बिल बना लेते हैं, एक्सेल शीट में डेटा एंट्री कर लेते हैं, बट इट तो ये फंडा हमें समझना है। अब मैंने क्वेश्चन चेंज करके क्या बोल दिया कि 5 वॉट, तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, 27 किलो 5 वॉट से चल जाएगा काम। बट अपने पास ना बॉक्स में, एक्सटेंशन बॉक्स में इतनी जगह नहीं है, तो क्या हम 0.25 वॉट से नहीं कर सकते क्या? तो अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0.25 वॉट वाला रेजिस्टेंस ही यूज करना है। वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो अब करंट से फर्क नहीं पड़ता, नाउ वी आर लिमिटेड बाय पावर। अब तुम कैलकुलेट करोगे कि पावर का एक फॉर्मूला है V²/R, पता है कि नहीं? ये फॉर्मूला पता है? इसमें I की जगह V/R रख दो, स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर अपने आप आ जाएगा। V²/R² इंटू R, R से R कैंसिल हो गया, बचा V²/R। तो पावर का जो फॉर्मूला I²R होता है वही इक्वली V²/R भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हें करंट और रेजिस्टेंस पता है या फिर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। तो फिलहाल हमें वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस नहीं पता, हमें पावर एंड वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V²/P। वोल्टेज क्या है? 220 इंटू 220 स्क्वायर था, पावर क्या है? 0.25। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 484,000, 220 है, ठीक है, और 0.25 मतलब इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। V² 220 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 0.25 करो या मल्टीप्लाई बाय 4 करो, एक ही चीज आएगी। तो ये आ रहा है आंसर 19300, मतलब 19300 ना, 193,600, 193.6 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना चाहिए। इससे ज्यादा लोगे तो चल जाएगा। तो मान लो 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, तो 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेने से पावर 0.25 वॉट से थोड़ा कम कंज्यूम होगा कि ज्यादा होगा? पहले तो ये बता दो। हमने कैलकुलेशन किया पावर के हिसाब से, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर दी, जो भी वैल्यू आई वो थ्योरेटिकल आई 193। ऑब्वियसली इस वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, 200 ओम का मे भी मार्केट में मिल जाए, 200 ओम के बजाय 220 ओम का तो मिलता ही है, 220 किलो ओम का। तो 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस मान लो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी, तो फिर से कैलकुलेट करके देख लो, कहीं 220 ओम लेने से 0.25 वॉट के ऊपर तो नहीं जा रहा। 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 220 किलो ओम, 220 के बाद 30, पावर क्या आया? 0.22 वॉट। 0.25 वॉट से कम है, मतलब रेजिस्टेंस हीट अप होकर जलेगा नहीं, हीट होगा बट जलेगा नहीं, क्योंकि उसकी परमिसिबल 0.25 वॉट मतलब उतना पावर वो हीट होके एनवायरमेंट में दे देगा। तो 0.22 तो आराम से दे देगा, ठीक है। तो मतलब 220 किलो ओम से हमारा काम चल जाएगा।
अब इसके बाद तुम बोलोगे कि अब करंट कैलकुलेट करके बताता हूँ कि 220 वोल्ट पे 220 किलो ओम लगाने से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 मिली एम्पियर। मतलब एलईडी ग्लो होगी बट उसकी ब्राइटनेस कम रहेगी। तो 0.25 वॉट के रेजिस्टेंस से तुम 220 वोल्ट पे एलईडी ग्लो कर सकते हो, बट 220 किलो ओम लगाओगे, 220 किलो ओम लगाओगे, एलईडी से कम करंट फ्लो, एलईडी की ब्राइटनेस कम रहेगी। इसलिए तुम्हारे एक्सटेंशन में अगर तुम नोटिस करोगे तो हमेशा एलईडी की जो भी ग्लो की इंटेंसिटी होती है ना, वो फुल नहीं होती है, डिम होती है। ठीक है, पूरा फुल ब्राइटनेस पे ग्लो नहीं करता है। जिस ब्राइटनेस पे तुम 9 वोल्ट की बैटरी से ग्लो करवा लोगे ना, उतनी ब्राइटनेस पे ग्लो नहीं होगा। मैं वो वीडियो ढूंढ के वापस दिखाना चाहता हूँ, कहाँ गया। ठीक है, 1 मिनट रुको। मतलब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इसमें अगर तुम नोटिस करो तो ये देखो 100% ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब 100% मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट ग्लो हो रहा होता हो ना, तो ये पूरा का पूरा रेड कलर का पार्ट ग्लो होता। बट यहाँ कम ग्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि सस्ते वाले रेजिस्टेंस है, सस्ते वाले रेजिस्टेंस की वजह से साइज भी कम है, कॉस्ट भी कम है। 0.25 वाले रेजिस्टेंस से फ्लो करवाना था, उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ी, सो दैट करंट कम फ्लो हो, हीट कम हो। 1 मिली एम्पियर से 0.22 वॉट हीट हो रहा है, जो कि इसकी रेंज में है, तो हमारा काम हो जाएगा, बट उसकी वजह से ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है। समझ में आया? तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस हुआ। हमने बेसिकली एक ही चीज डिस्कस की कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कैसे प्रैक्टिकली। तो एक पार्ट आ गया जहां पर तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू पे भी फोकस करना पड़ेगा, करंट वोल्टेज पे भी फोकस करना पड़ेगा, और दूसरा पार्ट आया जहां पे पावर पे फोकस करना पड़ेगा। एंड आई होप तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पता थी। आई होप के बजाय कि अब तुम्हें पता है। ठीक है, मोस्टली लोगों को नहीं पता रहती है। ठीक है, तो आज तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, लगभग 1000 से ज्यादा। ठीक है, बहुत सारी बैचेस लिए, किसी ने भी आज तक मुझे ये कैलकुलेशन करके नहीं दिया। मतलब वो हर बंदा 220 वोल्ट पे एलईडी ग्लो या तो करता है या तो नहीं करता है, कि डायोड है तो नहीं ग्लो होगी, और करता है तो वो 22 किलो ओम निकाल के देता है, बेस्ट केस सिनेरियो। उसके बाद पावर की बात होती ही नहीं है। ठीक है, और ऐसे केस में मैं फिर उन्हें 22 किलो ओम की बजाय 27 रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, बोलता हूँ कि ज्यादा सेफ हो जाएगा। 27 किलो ओम को जला के देखता हूँ, हर बार चलती है, एलईडी ग्लो होती है और फिर जल जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करके दिखाता हूँ सो दैट हमें समझ में आए कि चीजें सिलेबस के बाहर हैं और वो सीखनी पड़ेगी। इवन द बेसिक थिंग्स लाइक रेजिस्टेंस। गॉट इट? तो ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस के साथ पावर रेटिंग इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन अलग है, अलग मतलब वही V इक्वल टू IR है, और तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एक्चुअल वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आने वाला है। ठीक है, अगर इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो मे भी तुम इग्नोर कर सकते हो, बट इनपुट वोल्टेज कम है, 9 वोल्ट के हिसाब से 2 वोल्ट का वोल्टेज इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक तुम्हें अब समझ में आ रहे हैं। ओके, तो ये फंडा समझ में आया। आज हमने जो भी किया थ्योरेटिकल किया, क्योंकि किट नहीं है, अब ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली भी करनी है। तो मे बी समवन विल कॉल यू, विल डिस्कस कि किट का कैसे मैनेज करना है, एंड ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। ओके, तो अभी तक जो भी डिस्कस किया इसमें कुछ डाउट है कि ये चीज ऐसे थोड़ी ना होती है? सर अगर वो एलईडी की ब्राइटनेस हमको अगर ज्यादा चाहिए तो? हाँ, तो अब तुम एलईडी का पैटर्न बदल लोगे। पैटर्न मतलब दिखा रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अपने आप जादू नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन होता है जिसमें दिखा रहा हूं, इस टाइप के बल्ब यूज कर लो। दिस इज नथिंग बट अ हीटिंग एलिमेंट बल्ब है, डायोड नहीं है। इसका एडवांटेज क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों में लाइट एमिट करेगा। एलईडी खाली हाफ साइकिल में लाइट एमिट कर रही है, उसकी वजह से वैसे भी आधी एफिशिएंसी मिल रही थी। ये बल्ब की तरह है, छोटा बल्ब है, इसको तुम एलईडी की जगह लगाओगे काम चल जाएगा। बाकी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि इसका भी खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसके रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये एलिमेंट छोटा सा है, ओवर हीट हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये वाला बल्ब यूज कर लो। ठीक है, फिर दूसरा तरीका है कि फिर तुम पावर बढ़ा दो।
0.25 वॉट की जगह से थोड़ा सा 0.5 वॉट ले लो। 0.25 वॉट वाला 1 रुपए का आता है, 0.5 वॉट वाला 2 रुपए का आएगा। साइज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बट अब तुम्हें वो अकोमोडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है कि रेड एलईडी मत लगाओ। रेड एलईडी के बजाय, मतलब जो रेड एलईडी लगा रहे हो, मैं एलईडी का पैटर्न दिखा रहा हूँ, ये वाली रेड एलईडी मत लगाओ जो अभी इमेज में आ रही है। इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड एलईडी है। इसमें से जो लाइट है पहले ही हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेड कलर का ओपेक क्या बोलेंगे सरफेस बना दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, लाइट हर तरफ से दिखेगी, बट क्या बोलेंगे एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मतलब हर जगह इस सरफेस से बाहर आते आते कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। उसके बजाय ऐसी ट्रांसपेरेंट एलईडी ले लो। ये भी रेड है, देखो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है रेड एलईडी, अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये भी रेड एलईडी है, बट ये क्लियर है। क्लियर होने का एडवांटेज क्या है, जितना भी रेड होगा वो सब बाहर आएगा, थोड़ा सा ही सही। तो ऐसी जगहों पे फिर मैं ऑप्टिमाइज करना शुरू करूंगा कि मैं 0.25 वॉट की जगह 0.5 वॉट का रेजिस्टेंस ले लूं, और अब क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी है, मैं ज्यादा करंट फ्लो करवा पाऊंगा। यहाँ पे 1 मिली एम्पियर फ्लो करवा पा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का पावर रेटिंग डबल कर लिया है, मे बी 2 टाइम्स 2 मिली एम्पियर फ्लो करवाऊं, 2 मिली एम्पियर पे करंट ज्यादा हो जाएगा। मैं एलईडी का तरीका बदल लूं। ओपेक क्यों लेना, ओपेक मतलब ट्रांसलूसेंट क्यों लेना, क्लियर ले लो। क्लियर लेने के बाद ज्यादा लाइट बाहर निकलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। एलईडी क्यों लगाना, नियॉन बल्ब लगा लो, ठीक है। तो ऐसे मुझे ऑप्टिमाइजेशंस करने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नियॉन बल्ब वाला लोग यूज करते हैं टेस्टर में। टेस्टर पता है, ये वाला एक्सटेंशन में एलईडी यूज करते हैं क्योंकि उसका माउंटिंग वगैरह इजी होता है। ये टेस्टर में माउंट वगैरह नहीं करना होता है, जस्ट लटकाना पड़ता है। तो इसके अंदर जो बल्ब होता है वो एलईडी नहीं है, जैसे इसमें ग्लो होता हुआ दिख रहा है ना, ये एलईडी नहीं है, ये नियॉन बल्ब है। तो इसमें वो लोग डायरेक्टली नियॉन बल्ब यूज कर लेते हैं। इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये टेस्टर में भी रेजिस्टेंस है, नियॉन बल्ब है, और तुम्हारी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो के पास होता है, बल्ब ग्लो होता है जब तुम्हारी बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होता है तो, ठीक है। तो अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग सिलेक्ट करते हैं। एक ऑप्शन और है कि तुम्हें ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए, 5 mm की एलईडी मत लो, 10 mm की एलईडी ले लो, एलईडी का साइज बढ़ा देना, ठीक है। तो एलईडी के साइजेस भी होते हैं, तो तुम वहां पे भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो अब ऑप्टिमाइज करने के तुम्हारे ऊपर पैरामीटर है, और तुम यहाँ पर जहां ऑप्टिमाइज करोगे वो तुम्हारा इनोवेशन बन जाएगा, तुम्हारी कंपनी का वो इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गया। समझ में आया कि हमारी एक्सटेंशन लाइट में ना तुम्हें लाइट बहुत दूर से दिख जाएगी, अच्छे से दिख जाएगी, अगर वो एक इंपॉर्टेंट फीचर हुआ तो तुम छोटी 3 mm की एलईडी के बजाय 5 mm या 10 mm लगा लो, ठीक है। तो तुम्हें एरिया ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा दिखाई देगा। बट ये तीनों ऑलमोस्ट, ये स्पेसिफिकली 3 की बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी नहीं, और भी बहुत सारे टाइप की आती हैं। ये तीनों के अंदर का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट करंट और वोल्टेज रेटिंग सेम होती है। ये बड़े वाले की थोड़ी सी ज्यादा होती है, बाकी 3 mm और 5 mm तो एक्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। तो तुम एलईडी का टाइप चेंज कर दो जिसके हिसाब से तुम ज्यादा करंट फ्लो करवा पाओ, या फिर कम करंट फ्लो करवा के ज्यादा लाइट अचीव कर लो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन के पैरामीटर हो जाएंगे। गॉट इट? यस। ठीक है। तो अभी तक जो भी डिस्कस किया, इसमें कुछ और डाउट है, कुछ और पूछना है? बहुत ही बेसिक है, बार बार रिपीट होगा फ्यूचर में, क्योंकि रेजिस्टेंसेस तो हमें बहुत जगह लगाने पड़ेंगे। तो हमने पावर का कैलकुलेशन किया, इसका क्या बोलते हैं V=IR में हमने करंट का किया, वोल्टेज का किया। तो कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। प्रैक्टिकलिटी में जो भी डिस्कस किया कि ये चीज नहीं समझ में आई, सब समझ में आ गया? ठीक है। तो अब ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोग ब्रेडबोर्ड यूज करेंगे, DMM मतलब मल्टीमीटर यूज करेंगे, 9 वोल्ट वाली बैटरी यूज करेंगे, उसका बैटरी का कनेक्टर आता है वो यूज करेंगे, बाकी रेजिस्टेंस और एलईडी तो लगनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज करके हम प्रैक्टिकली करंट मेजर कर लेंगे, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर कर लेंगे। इस केस में हम 220 वोल्ट AC देने के लिए 2 पिन का कनेक्टर आता है वो यूज कर लेंगे। ये सब कुछ कर करके हम ये दोनों सर्किट्स को, दोनों मतलब 3 सर्किट, एक तो ये वाला, एक 22 किलो ओम के साथ और एक 220 किलो ओम के साथ, ठीक है।
ये दोनों तीनों इम्प्लीमेंट कर करके देखेंगे कि सच में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। समझ में आया? तो अब ये करने के लिए बेसिकली किट लगेगा, तो VIT मतलब चेन्नई है ना, So वेल्लोर, VIT वेल वेल्लोर। वेल्लोर चेन्नई के पास में, ये सर लाइक 3 घंटे की दूर है। 3 घंटे की दूर में, ठीक है। तो अभी तुम लोगों की किट शिप होगी मोस्टली कल, ठीक है। और कल क्या है, सैटरडे, सैटरडे संडे मंडे, तो मोस्टली मंडे या ट्यूसडे वगैरह को तुमको मिलेगा, है ना। हम करेंगे अभी कुछ दिन के लिए हॉल्ट रखते हैं, और जिस दिन तुम लोगों को किट रिसीव हो जाएगी उस दिन से हम प्रैक्टिकली चालू करेंगे, चलेगा। यस सर। मतलब एक ऑप्शन ऐसा है, दूसरा ऑप्शन है कि मैं तुम्हें अपने एंड पे प्रैक्टिकल कर करके दिखा दूं, तुम देख लो और बाद में एक साथ परफॉर्म कर लेना। बट सेकंड वाला ऑप्शन मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम फिर गारंटी नहीं है कि करोगे कि नहीं करोगे। सो विच वन विल बी फाइन, दोनों चलेगा कि किट के लिए वेट करना है? So like first option, like because like वो उससे like real टाइम पे वो हो हाँ जाएगा थोड़ा। ठीक है। तो रितेश, पर्व और यज्ञेश, तुम लोग को किट नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे वगैरह तक मिलेगी, तो जब भी मिल जाएगी उस दिन से हम स्टार्ट कर लेंगे, चलेगा। Yes ओके sir. सर। तो फिर मतलब सैटरडे संडे मंडे मोस्टली ये 3 दिन तो क्लास नहीं है, उसके बाद जो भी होगा हम लोग रियल टाइम में डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे और फिर क्लास अलाइन कर लेंगे, ठीक है। एंड टाइमिंग विल बी मोस्टली 6 to 8, और वेडनेसडे को तुम लोगों की एग्जाम नहीं, तुम लोग का जो भी क्लास रहता है, तो वेडनेसडे को हम लोग करने के बजाय हम लोग एक काम कर लिया करेंगे कि सैटरडे को और फ्राइडे को 3-3 घंटे कर लेंगे, चलेगा। मतलब 6 to 8 करने के बजाय, मतलब 5 to 8, 5 to 8 पॉसिबल है क्या? सर नॉट 5 to 8 तो नहीं, क्योंकि like हाँ क्लास में वो रहेगा। ठीक है, तो सैटरडे को 6 to 9 या 5 to 8 पॉसिबल है? 6 to 9 बेटर रहेगा सर। ठीक है, तो फिर वो बट एक बार, फिर हाँ आई थिंक सो, नहीं नहीं सर, वो डिनर रहता है। आई हाँ गेस 5 to 8 इज बेटर। हाँ, तो ठीक है, मैं एक बार वो चार्ट बना के डाल देता हूँ ग्रुप में जो भी ऑप्शंस हैं, और फिर हम उसमें फाइनल कर लेंगे, ठीक है, कि वेडनेसडे का कैसे मैनेज करना। ओके देन, हेलो। तो रियल टाइम में फिर ये सारी चीजें हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, ओके। और तुमको बीच में कुछ डाउट आया, कुछ पूछना होगा तो रियल टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं हो रही तो डाउट्स नहीं पूछ सकते, ठीक है। यस सर। ओके देन, बाय बाय, आज के लिए इतना ही करते हैं। बस गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। बाय।